हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एक्सेस IIT एंड नीट। बेसिकली आज हम लोग नीट 2022 के जो केमिस्ट्री सेक्शन है उनके 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन डिटेल में। ओके, और जैसे आपने लास्ट लेक्चर में देखा, हमने नीट 2023 का पेपर डिस्कस किया था। उसके पहले हमने जेई के पेपर को डिस्कस किया था। अभी हम लोग कुछ वीडियोज़ में ये सीरीज़ ला रहे हैं फॉर जेई एंड नीट प्री IQ सोल्यूशन, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि क्या सेक्शन से अभी क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, क्या ट्रेंड है क्वेश्चंस का, कितना डाटा बेस आ रहा है, कितना मेमोरी बेस्ड आ रहा है, हाँ कहाँ से पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, फिजिकल का, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का। और ऑब्वियसली आपका प्रैक्टिस होता है। फॉर बेटर प्रैक्टिस हमें पता है पीआर की सबसे बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। नीट 2022 के 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के वन बाय वन। ठीक है, चलो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यार आपके सामने है यहाँ पर जो बॉन्डिंग से है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट। मैंने आपको लास्ट में भी डिस्कस किया था यार कि हमें नॉट करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस बहुत अभी आ रहे हैं आजकल, तो हमें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को कि नॉट करेक्ट जो लिखा है कहीं भी आपसे नॉट मिस ना हो जाए और करेक्ट आप खोजते रहो और आपको कई करेक्ट मिल जाए, एक इनकरेक्ट मिल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, आपका टाइम किल हो रहा है। ये हमें गलती नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। और नीट में ज़्यादातर चीज़ें करता है वो। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट डाइबोरेन। डाइबोरेन यार सबको पता है B2H6 होता है। उसके स्ट्रक्चर्स में सिंपल ये क्वेश्चन है, मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ यार डाइबोरेन का। ठीक है, देखिए डाइबोरेन में क्या होता है कि ये जो हमारे चार हाइड्रोजन हैं, ठीक है, जो हमारे टर्मिनल में रहते हैं, ठीक है यार, उनका तो यार सेम प्लेन होता है। ठीक है, चार हाइड्रोजन और ये दो बोरॉन के एटम जो है इनका एक सेम प्लेन होता है। और जो ये बीच वाले हमारे दो H रहते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं बनाना बॉन्डिंग, जिसका एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो बॉन्ड मैं बना रहा हूँ इसको ऐसे देखिए, ये वाला बॉन्ड। ठीक है, ये क्या होता है, इसका जो प्लेन है, ये जो मैं येलो वाले बॉन्ड दिखा रहा हूँ, इनका प्लेन इस वाले प्लेन से क्या है 90 पे है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं सिंपल से यार कि ये जो बोरॉन है, यहाँ पे दो H इधर वाले, दो H ये चार H टर्मिनल वाले, इनका एक सेम प्लेन है विद टू बोरॉन। और ये जो बीच के जो H है ना, ये टर्मिनल में है, इसके मतलब जो हमारा सॉरी ये जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर में। ठीक है ना, अब हमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए इसमें। ठीक है, पहला लिखा है द 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम्स एंड द 2 बोरॉन एटम्स लाई इन वन प्लेन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, 4 टर्मिनल H एटम और 2 बोरॉन के एटम एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये सही लिखा है उन्होंने। हमारा आंसर वो नहीं है क्योंकि नॉट करेक्ट बोला है। फिर है बोथ द बोरॉन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल आंसर हमें मिल चुका है, बिल्कुल आंसर मिल चुका है, बिकॉज यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन जरा चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 सिग्मा बन रहे हैं, या इसको मैं ऐसा ट्रीट कर सकता हूँ 4 एटम यहाँ पे अटैच्ड है। हमें पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, बोलिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, स्टेरिक नंबर से आता है। ठीक है, स्टेरिक नंबर से आता है मतलब सिंपल देखो यार यहाँ पे क्या होगा, इसका 1 2 3 4 आएंगे, लोन पेयर तो 0 है, यहाँ पे 4 आया, मतलब बोलो हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन सिंपल सा होगा, बोलो क्या sp3। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरॉन भी है, ये भी बोरॉन क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अल्टीमेटली मुझे यहाँ पर ये जो sp2 लिखा है वो गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, देयर आर टू 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। बिल्कुल देखिए यहाँ पे यार 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को ही बोलते हैं बनाना बॉन्ड। अगर आप देखिए ध्यान से तो ये जो बोरॉन है, ये H और ये बोरॉन, तो 1 2 3 सेंटर, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। कैसे, बोरॉन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं मान लेता हूँ 2 ऑब्वियसली यहाँ बिजी है। ठीक है, क्योंकि ये तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग हो रही है, एक H का और एक बोरॉन का सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे सिंगल वाला बन रहा है। यहाँ पर देखो एक H का और एक बोरॉन का, यहाँ पे दोनों मतलब इस बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन बिजी है बोरॉन का, एक इलेक्ट्रॉन बचता है, बैलेंस 3 ही होते हैं, 5 एटॉमिक नंबर है, 2,3 करोगे, एक इलेक्ट्रॉन इसको मान दो यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पर H का नहीं, H का फिर इधर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और यहाँ पर H का इलेक्ट्रॉन इधर, उधर क्या है बोरॉन का इलेक्ट्रॉन है एक, और बाकी दो वहाँ पे H के साथ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो ये एक्चुअली 3 सेंटर 1 2 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग है। सेम यहाँ पे 1 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, सबको पता है, बहुत डिटेल में हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया है कि B2H6 से क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए। और देखिए पहला ही क्वेश्चन आ चुका है, ये S5 कोड हम डिस्कस कर रहे हैं 2022 का नीट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यार पहला जो आंसर हमें मिल चुका है। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन हम चेक कर रहे थे कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, 2 सही लिखा है। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, द 4 टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैंने बोल दिया आपको, बिल्कुल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, कोई डाउट नहीं रखना आपको, सिंपल इसका यार सेकेंड आंसर है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अभी।
हाँ 52 क्या बोल रहा है, ये सिंपल AR का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का। असर्शन क्या बोल रहा है, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2। बिल्कुल सही, ICL I2 से ज़्यादा रिएक्टिव होता है बिकॉज ICL का बॉन्ड ब्रेकिंग यार आसान है। क्यों बताओ मुझे, I2 जो है देखो ये होता है, ठीक है। ICL में क्या है, EN डिफरेंस है, इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस रहेगा, इससे क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग इजी रहेगी। इसका इजी बॉन्ड ब्रेक करना होगा उतना ही रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात लिखी है। रीजन पढ़ते हैं, ICL बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड, बिल्कुल सही लिखा है ये भी, और ये एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, ठीक है ना। तो बोथ करेक्ट है यार, ICL बॉन्ड वीकर क्यों, क्योंकि इसमें EN डिफरेंस है, EN डिफरेंस के चलते ये बॉन्ड ब्रेक करना आसान है देन दिस I2, ठीक है। तो यहाँ पर R सही है, A भी सही है, R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल आपका ये सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यार, ठीक है। ये मोल कंसेप्ट का बेसिक सा क्वेश्चन, in 1 molar solution that contains 0.5 mole of a solute there is, देखिए आप मोलरिटी दी हुई है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या होगा, वेट या वॉल्यूम। आपको पता है मोलरिटी क्या होती है, पता है ना, मोलरिटी जो होती है क्या होता है, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोलो क्या, सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड होता है। इधर हम देखें अगर नीचे बोलो क्या होता है, यहाँ पे वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट वो भी वो किस में होता है यार, केजी में होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं 0.5 मोल, ठीक है, सॉल्यूट के। मोलरिटी दी है 1 मोलल, ये लिखा हुआ है 1 मोलल, ठीक है। वेट देख लेते हैं कितना होगा, बोलो वेट आएगा इसका 0.5 केजी में आएगा। 0.5 केजी मतलब यहाँ पे यार 500 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। तो ये 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये डी आई मीन फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे मोलरिटी का सिंपल सा हमने बेसिक सा डेफिनेशन जो होता है उसे यूज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बेसिक सा क्वेश्चन है। पहले एक रिएक्शन दी हुई है, MnO4 माइनस, एसिडिक मीडियम है, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ले रहा है, Mn2 प्लस बना रहा है, वाटर बना रहा है। एक ये रिएक्शन लिखी हुई है सिंपल सी। नीचे इनके पोटेंशियल दिए हैं, Mn का देखिए यहाँ पे देता हूँ मैं, E नॉट Mn2 प्लस से जा रहा है MnO4 माइनस, ठीक है। इसका पोटेंशियल दिया है माइनस का 1.510 वोल्ट। नेक्स्ट इसका पोटेंशियल दिया है E नॉट O2 से हम जा रहे हैं वाटर, इनके पोटेंशियल दिए हैं प्लस का 1.223 वोल्ट। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। विल द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है विल द परमैंगनेट आयन MnO4 माइनस लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर। अच्छा पता है MnO4 रिएक्ट करे, इसका कहना क्या है, अगर MnO4 रिएक्ट करे तो ये हमें प्रोडक्ट साइड O2 क्या लिबरेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा रहे हैं वाटर से, ठीक है। अगर हम लोग एसिडिक मीडियम में वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बोल रहा है इसको O2 गैस निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी। अच्छा बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, वो डिपेंड करता है E नॉट जो हमारा सेल आएगा, ठीक है, E नॉट सेल की वैल्यू पर डिपेंड करता है। E नॉट सेल हमें पता है अगर पॉजिटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, मतलब होती है, और पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आता है तो नहीं होता है, बिकॉज हमें पता है डेल्टा जी के जो डेल्टा जी की वैल्यू से निकालते हैं वैसे डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नहीं होगा, और डेल्टा जी तो पता है हमें क्या होता है ना, -NF E नॉट सेल, राइट। तो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव लगा है ना, तो मतलब इसका मतलब है NF तो क्या कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू आएगी ना E नॉट सेल ये पॉजिटिव ही आना चाहिए, ये पॉजिटिव आ जाएगा तो फिर ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, डेल्टा जी नेगेटिव आ जाएगा, मतलब बताओ क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी आएगी, स्पॉन्टेनिटी आएगी तो रिएक्शन होगा, नहीं आएगी तो नहीं होगा रिएक्शन। तो वही हमें चेक करना है। तो अल्टीमेटली हमें E नॉट सेल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर ये रिएक्शन हो रही है तो मैं E नॉट सेल कैसे निकालूंगा। देखो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है हमें पता है E नॉट सेल बोलो क्या होता है, जो भी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उसका SOP, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका बोलो क्या SRP, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर रिएक्शन अगर हो तो ऑक्सीडेशन बोलो किसका होगा, वाटर से O2 बनना है, O से माइनस यहाँ पे 2 है, ये 0 है, तो ऑब्वियसली बात है O-2 से O2 इसका ऑक्सीडेशन होना है, ठीक है। तो मुझे O2 वाटर से O2 का पोटेंशियल चाहिए, SOP उसी का चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो H2O से O2, वाटर से O2 का पोटेंशियल नहीं दिया है, इसने उल्टा दिया है, O2 से H2O दिया है। यहाँ तो 0 से -2 ये रिडक्शन SRP दिया हुआ है, ठीक है। मुझे इसका SOP चाहिए, हमें पता है किसी का SRP SOP में क्या माइनस का डिफरेंस होता है।
आप किसी का एसआरपी गिवन है, एसओपी बताना है, माइनस लगा दो। एसओपी गिवन है, एसआरपी बताना है, माइनस लगा दो। मुझे इसका एसओपी चाहिए, तो एसओपी बोलो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस का 1.223। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एसआरपी। एसआरपी किसका चाहिए हमें, mn से MnO4 का, या MnO4 से mn का मान लेते हैं। MnO4 से mn कैसे, MnO4 माइनस में mn क्या है +7 से। ठीक है, ये +7 बोलो कहाँ जाएगा, +2 में ऑब्वियसली बात है ये कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब ये MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, यानी +7 से +2, ये क्या रिड्यूस हो रहा है। अगर ये रिड्यूस हो रहा है, इसका हमें क्या चाहिए, एसआरपी चाहिए। इसका एसआरपी गिवन है क्या, नहीं, इसका उल्टा इसने एसओपी दे दिया है। एसओपी कैसे दे दिया, देखो Mn2 प्लस से +7 तो ऑक्सीडाइज हो रहा है ना, एसओपी दिया है, एसओपी नहीं, मुझे एसआरपी चाहिए इसका, क्योंकि इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। तो एसआरपी इसका बोलो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस गिवन है, एसआरपी क्या होगा प्लस में, तो प्लस का बोलो क्या 1.51। ठीक है, आप देखो 1.51 में माइनस कर दो 1.223, तो सिंपल सा मुझे ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, प्लस में आएगा आंसर 0.287। ठीक है, आप ये करोगे 0.287 वोल्ट इसका आंसर होगा। अब बताओ ई नॉट सेल यहाँ पे जो आया है वो पॉजिटिव आया है। ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आया, इसका मीनिंग क्या है कि रिएक्शन होगी और इलिब्रेट कर पाएगा। यस, बिकॉज ई नॉट सेल इज प्लस का 0.287 वोल्ट, ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड। ठीक है, आपने इसको समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या बोल रहा है ये देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पर्टिकुलर टॉपिक है उस पर बेस्ड है ये। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, फिर से हमें इनकरेक्ट बताने हैं, बहुत केयरफुल रहना आपको। इन एन एटम ऑल द, फर्स्ट ऑप्शन, इन एन एटम ऑल द 3D ऑर्बिटल्स आर इक्वल एनर्जी इन फ्री स्टेट। बिल्कुल, जितने भी 3D होते हैं उनकी एनर्जी इक्वल होती है, बिकॉज तभी उनको बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है, n+l सेम होता है इसलिए। नेक्स्ट, द शेप्स ऑफ dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल्स आर सिमिलर। सही बात बोल रहा है, अभी तक आधा बात, आगे पढ़ते हैं बाद में। पहले dxy, dyz, dzx इनके यार शेप बनाएंगे तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, हमें पता है ना। मैं आपसे बोलूँ dxy बनाना है यार, ठीक है, बताओ dxy कैसे बनेगा, x एक्सिस ये y, तो यहाँ पे बोलो कैसे बनता है, ऐसे बनता है सिंपल। ये क्या है dxy है, dyz चाहिए हमें, तो यहाँ पे yz ले लेना, सिंपल सा dyz बन जाएगा। ठीक है, ये बोलो क्या बन गया, dyz बन गया। हमें dz चाहिए तो इसको x लेना, इसको z लेना, ये मिल जाएगा हमें क्या, dz मिल जाएगा। तो बिल्कुल आइडेंटिकल इनका शेप होता है, सही बात है। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, एंड dx² - y² एंड dz² आर सिमिलर टू ईच अदर। बिल्कुल गलत लिखा है और इसलिए हमारा आंसर हो गया ये। ठीक है, सेकंड इसका आंसर है, क्योंकि ये बोल रहा है dx², भैया कहाँ, dx² - y² बोलो क्या होता है, x है ये y है, dx² - y² होता है ऐसे, ये x ये y, तो आप देखो ऐसे ऐसे ये होता है। ठीक है, dx² - y², लेकिन dz² इज वेरी डिफरेंट, dz² इज वेरी डिफरेंट। यहाँ पे ये रिंग आती है, देन अगेन ऐसा होता है ये z एक्सिस में। ठीक है, तो ये और ये कहाँ सिमिलर है, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, इसलिए हमारा ये आंसर है। बाकी हम दोनों जो लिस्ट ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। ऑल द 5 5D ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रेस्पेक्टिव 4D ऑर्बिटल्स। साइज में ऑर्बिटल डिफरेंट होंगे, बिकॉज 5D 4D हम सेल चेंज कर रहे हैं, साइज डिफर करेगा। सही लिखा है बिल्कुल। फोर्थ, ऑल द 5 4D ऑर्बिटल्स हैव शेप्स सिमिलर टू द रेस्पेक्टिव 3D ऑर्बिटल्स। शेप तो सिमिलर होगा, टोटल हम बात कर रहे हैं ना 3D और 4D के जो हमारे पांचों हैं उनके शेप्स आपस में क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर यार सेकंड आंसर हो गया है। आप अगर देखोगे तुरंत आपको मिल जाएगा, आपकी निगाह तुरंत जानी चाहिए यहाँ पे कि एंड dx² - y² एंड dz² आर सिमिलर। जहाँ कोई दिखेगा ना तुरंत आपका आंसर होगा और तुरंत आप आगे बढ़ जाओगे बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस से। ठीक है, आपको +4 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके ये सिंपल स्टोइकियोमेट्री पे है, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल सा है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड। आप पढ़िए क्वेश्चन को ध्यान से। टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सोल्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग, एक रिएक्शन लिखी हुई है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl से कराना है और हमें मिल रही है यहाँ पे CaCl2 CO2 वाटर बन रहा है। ये बोल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा यार। ठीक है, ये क्वेश्चन इजी है और इजी होता अगर 95% नहीं होता, तो प्योरिटी वाला एक कंसेप्ट भी इसने ऐड किया है, तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप और बस कैलकुलेशन करना है, आंसर तब भी आपका इजीली ही आने वाला है। ठीक है, तो मैं पहले 100% प्योरिटी से आंसर कर दूंगा, फिर 95% में जो प्योरिटी वाला हमारा फॉर्मूला होता है उसको लगा दूंगा। ठीक है,
पहले आप इस स्टोइकियोमेट्रीज की देखिए, बैलेंस इक्वेशन की स्टोइकियोमेट्री आपको नजर पड़ रही है, आपको क्या दिख रहा है बोलिए। अगर 2 मोल HCl का है तो आपको बोलो कितना रिक्वायरमेंट है कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 मोल, ठीक है। इफ 2 मोल इज HCl देन 1 मोल आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो जितना भी HCl का मोल गिवन है हम देख लेते हैं कितना गिवन है, उसका हाफ, उसका आधा मोल हमको रिक्वायरमेंट होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, अगर प्योरिटी 100% हुई। तो पहले मैं इसमें खेलता हूँ, बाद में 95% वाले से आंसर करने वाला हूँ। देखिए कैसे, HCl के मोल्स निकाल लेते हैं पहले। HCl के मोल्स हमें मिल जाएंगे, बोलो कैसे। यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया है, मोलरिटी दी है, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम MV से आ जाएगा। M इज गिवन 0.5, वॉल्यूम इज गिवन 50 ml। 50 ml दिया है, लीटर में करना पड़ेगा बिकॉज मोलरिटी जो होती है वो लीटर में वॉल्यूम मांगती है, ठीक है। तो ये कुछ देखो आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स आ गए HCl के। अगर HCl के इतना मोल है तो उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट का इसका हाफ चाहिए, आधा चाहिए, बिकॉज आप स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो जो मोल्स ऑफ HCl जो रिक्वायर्ड होगा आपको, आई एम सॉरी HCl तो दिया है ना, हमें रिक्वायर्ड है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए क्या रिक्वायर्ड होगा, कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, वो बोलो क्या होगा, इसका हाफ, हाफ कितना 25 इंटू 10⁻³ ठीक है। ये इतने मोल्स हमें रिक्वायरमेंट होंगे जब प्योरिटी 100% होगा, ठीक है। या तो मोल्स आएंगे, मैं मास चाहिए तो मास बोलो कैसे निकालते हैं, आप मोल्स को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो मास कितना चाहिए, मास इन ग्राम, ठीक है। तो मास बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको कर लेते हैं ना, ये कितना आएगा 12.25 इंटू 10⁻³ और इंटू क्या बोलो कर देंगे हम लोग 100। ये मोल्स है, ये मैंने मास निकाला, यहाँ पे मास क्या होता है, मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। तो आपने किया तो सिंपल से देखो ये क्या आएगा, ये आ गया 12.25 इंटू 10 पावर कितना -1 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इतने तो इतना ग्राम आया यार, ठीक है। इतना ग्राम आएगा जब बोलो क्या होगा, जब प्योरिटी 100% है, बट हमें 95% प्योरिटी गिवन है, तो मास जो भी होगा वो 95%। ये कितने में किससे आएगा बोलो, इसी से आएगा, तो क्या हो जाएगा 12.25 और कितना है नीचे इंटू 10⁻⁻1। तो W जो आने वाला है यार यहाँ पे वो 12.25 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻1 बाई कर देंगे 95 से, ठीक है। इसे मैं हटा रहा हूँ, देखिए आगे यहाँ से आप निकाल लेना इसको W, तो बोलो क्या हो जाएगा, ये 10 चला गया, 10 इसका बचेगा, तो ये 122.5 हो जाएगा, ठीक है, बाई 95। इसको आप डिवाइड कर लोगे, देखो पहली बार तो 1 टाइम्स आएगा, ठीक है, ये आया 527 27 5 देन 1.3 समथिंग कुछ आ रहा है किसी का आंसर 1.333, हाँ देखो 1.32 के अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर आएगा यार, ठीक है। मैंने 2 नहीं निकाला, कितना आएगा देख लेना, बट इतना ही आएगा। तो ये सिंपल आंसर हमें मिल गया है 1.32, बस हमें 1.3 मिल गया, सफिशिएंट है, और कोई 1.3 में दूसरा ऑप्शन नहीं है। 1.32 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था प्योरिटी पे बेस्ड। अगर 95% नहीं गिवन होता तो बहुत ही ईजी होता, हम मास निकाल लेते और उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मतलब मोल्स निकालते पहले, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई करके मास निकालते, बट प्योरिटी इसने दे दिया तो हमें सिंपल सा एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ा है, ये वाला, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑर्गेनिक मिल चुकी है। ऑर्गेनिक देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, RMgX प्लस CO2, ठीक है, ड्राई ईथर में ले रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बहुत फेमस है यार, CO2 से करते हैं, ठीक है। आपको पता है जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है कैसे वो रिएक्ट करता है, ये माइनस होता है यहाँ पे, ये प्लस होता है, ठीक है। अगर एग्जैक्टली आप चार्ज लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे ये +2 ये -1, तो अल्टीमेटली ये बात माइनस प्लस ऐसे अटैक करता है। CO2 है, देखो CO2 कैसे करेगा अटैक, CO2 में मतलब ये RMgX का बोलो R पार्ट कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, इसको यहाँ से भेजेगा, ठीक है। बोलो क्या बनने वाला है, R बन जाएगा, ये CO रहेगा, ये माइनस रहेगा, और यहाँ पे लग जाएगा बोलो क्या MgX, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होने वाला है यहाँ पर बताओ मुझे, यहाँ पे आपको बाद में क्या करना है, वाटर, तो हमें y तो मिल गया, y तो यही आएगा भाई, वो माइनस है, ये G2 प्लस x माइनस था, तो अल्टीमेटली मुझे बोलो क्या मिलेगा, कोई दिख रहा है, ठीक है। ये +2 था, x -1 था, तो अल्टीमेटली इसके पास +1 चार्ज आने वाला है, ठीक है। नेट चार्ज जो आएगा +1, इसका RC बोलो माइनस,
तो R COO माइनस और Mgx वो हमें दिख रहा है। इसमें अगर करा दें हम लोग, पानी देते हैं इसको वाटर, तो क्या होगा बताओ, यहाँ पे एसिड बन जाता है, आपको पता है। CO2 की रिएक्शन जब भी RMgx से कराते हैं आफ्टर हाइड्रोलिसिस, तो क्या हो जाता है आपको R COOH मिलने वाला है। इसका ये सिंपल थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसने Y पूछा है, बाद में देखो इसने दिया एसिड बनता है, ठीक है। चलो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रखना है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58। चलिए मैच द कॉलम करना है, देख लेते हैं। लिथियम है, सोडियम है, KOH है, सीजियम है। मुझे सबसे आसान जो दिख रहे हैं उनसे देख रहा हूँ कैसे करेक्शन होता है, ठीक है। लिथियम सबको पता है यार, लिथियम बैटरीज आपने सबने सुन रखी हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है लिथियम बैटरीज जो होती हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में इनको यूज करते हैं। लिथियम का हो गया भैया ये सिंपल सा, बोलो क्या, लिथियम हो जाएगा सेकेंड से, ठीक है। और सोडियम को अगर आपको पता है डिटेल में, तो हम कूलैंट के फॉर्म में सोडियम को यूज़ करते हैं, कूलैंट के फॉर्म में न्यूक्लियर केमिस्ट्री में, ठीक है। तो रिएक्टर्स में हम यूज़ करते हैं। तो ये होता है। KOH सबको पता है यार, वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, फर्स्ट है। और सीजियम सामने जस्ट रखा हुआ है, सीजियम का सबसे ईजी आई थिंक सबको होगा, यूज़ होगा। सीजियम जो है फोटो, क्योंकि इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, सबसे कम होता है इसका, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स में, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इसका A का है सेकेंड एंड B का है थर्ड। A का सेकेंड, B का थर्ड, दो कहाँ मिल रहा है, A का सेकेंड, सेकेंड मिला, बस एक ही ऑप्शन में है भैया, तो बस एक ही A मिला था सेकेंड से, भाग लेते आप तुरंत, इसको टिक मारते निकल लेते, ठीक है ना। हमें इतना ज़्यादा, बाकी हमने डिटेल में इसको कर लिया वो अलग बात है, बट इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत आसान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, कुछ ड्रग्स दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, और उनके मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मैच करना है इनको, उनका क्लास क्या है, ठीक है। तो एंटासिड है, एंटासिड आप सबको पता होना चाहिए वैसे यार, सेमेटेडीन यहाँ पे होता है। सिंपल, आपको ये चीज़ें तो थ्योरेटिकल हैं, आपके दिमाग में जितनी अच्छे से होंगी उतना ईजी आपके लिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट ये बोल रहा है एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन्स मैं आपको बता दूँ, सेल्डन होता है, ठीक है, सेल्डन, ठीक है। और फिर है एनाजेसिस में तो मॉर्फिन आता है, मॉर्फिन हो जाएगा। ये सिंपल सा आपके दिमाग में कितना चीज़ें बैठी हैं वो उससे होगा। एंटी माइक्रोबल्स होता है। चलो मिल गया यार। ए का मैचिंग जो हो रहा है थर्ड से, ए थर्ड कहाँ कहाँ है, अच्छा 3 और 4 में है। फिर बी मिल रहा है फोर्थ से, बी फोर्थ, हाँ तो हो गया लास्ट इसका लास्ट आंसर है, ठीक है। लास्ट डी फोर्थ ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर इसका, ठीक है। ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका मैचिंग कॉलम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल एक्सप्लिकेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, हेयर पी इज इक्वल टोटल प्रेशर ऑफ गैसेस मिक्स, ठीक है भाई। डाल्टन का पार्शियल प्रेशर जो लॉ होता है उस पर बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं, आप सबको पता है, बता दूं पहले में होता क्या है कि जो इंडिविजुअल प्रेशर आपके होते हैं पार्शियल प्रेशर, वो लोग क्या होते हैं, उसके मोल फ्रैक्शन, ठीक है, इनटू टोटल प्रेशर का। टोटल प्रेशर यहाँ पे इसने पी माना है, मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। ये एक ये फॉर्मूला होता है, और जो टोटल प्रेशर होता है पी, वो सबके इंडिविजुअल प्रेशर के बराबर होता है, नहीं P1 P2 जितने भी होंगे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। एक ही डिब्बे में सब भरे होते हैं, ठीक है। उनकी बात करें जो नॉन रिएक्टिंग गैसेस होती है, सबने पढ़ा है डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ, तो इसी बेस है। क्या बोला इसने, विच इज नॉट करेक्ट। फिर देखिए नॉट करेक्ट बोला है, तो हमें जो गलत आंसर है उसको देखना है। पहला है पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी, बिल्कुल सही लिखा है। पी आई इक्वल एक्स आई, ये तो सही है, हमारा आंसर नहीं है। पी आई फिर लिखा है एक्स आई इंटू पी नॉट आई, नहीं नहीं ये नहीं है, ये गलत, बिल्कुल गलत लिखा है, और यही इसलिए हमारा आंसर है। नॉट करेक्ट बोला उसने, ये आंसर है, ठीक है। बाकी चेक कर लेते हैं। जो पार्शियल प्रेशर का समेशन होता है, टोटल प्रेशर मिलता है, सही लिखा है। और देखो उसी को इसने इस फॉर्म में लिख दिया है। देखो यार वॉल्यूम तो सबका सेम रहेगा ना, एक ही डिब्बे में है, एक ही कंटेनर पे है, वॉल्यूम सेम रहेगा, बट उनके मोल्स अलग अलग रहेंगे, तभी तो उनके पार्शियल प्रेशर अलग अलग होंगे, ठीक है। तो मोल्स अलग हैं, तो आप अगर यहाँ पे देखो आइडियल गैस इक्वेशन लगाओ, P इक्वल टू NRT, ठीक है। बोलो P, बोलो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N/V, ये इसको ऐसे लिख देना N RT/V। RT/V तो पूरा कांस्टेंट है भैया, बदले नंबर, एक नंबर बदल रहा है मोल्स उसका। तो जो गैसेज हैं उनके मोल्स बदल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए पार्शियल प्रेशर बदलेगा सबका अलग अलग, N1 N2 N3 यहाँ पे ऐसा लिखा हो, तो बिल्कुल सही उसी का दूसरा रूप लिख दिया इसने। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, सेकेंड इसका आंसर है, बिकॉज वो गलत लिखा है इसने, ठीक है, हमें इनकरेक्ट बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीमर्स इज नॉट, देखो नॉट 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 इन बड़ा ट्रेंडी है, नीट में बड़ा पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट नॉट करेक्ट नॉट, आपको बहुत चीज पढ़ना क्वेश्चन, तो कौन सा करेक्ट नहीं है यार वो बताना है। इट इज नॉट करेक्ट। जो पॉलीमर्स के
संबंध में जो गलत बात लिखी हुई है हमें बताना है। पहला, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आर कैपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग एंड हार्डनिंग ऑन हीटिंग एंड कूलिंग। बिल्कुल सही बात लिखी है। थर्मोप्लास्टिक जो होता है उसको जब हम हीट करते हैं, कूल करते हैं, तो सॉफ्टनेस और हार्डनेस उसमें वो बिल्कुल हम कर सकते हैं, उसमें सही लिखा हुआ है। ये हमारा आंसर ये नहीं है। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स आर, ये मिल गया आंसर हमें बिल्कुल। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो होते हैं दे आर नॉट रीयूजेबल, उनको हम शेप में नहीं चेंज कर पाते हैं, ठीक है, उनका फिक्स होता है तो हम रीयूज नहीं कर पाते हैं, गलत लिखा हुआ है। आंसर हमारा वैसे मिल चुका है, बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। इलास्टोमर हैव पॉलीमर चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है। फाइबर प्रोसेस हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, तभी हम बनाते हैं फाइबर, इसलिए स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है उनका फाइबर में, तो ये सही लिखा हुआ है। तो हमारा आंसर इसका है सेकेंड, जो कि इसने गलत लिखा है, वो उनको रीयूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर देखिए यार क्या है, इस दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमें बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है गलत है क्या है, ठीक है। पढ़ते हैं, बहुत सिंपल सा। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़िए, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस बिकॉज ऑफ वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन का एक क्वेश्चन सिंपल, ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट। क्यों? ये बोल रहा है एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है यार, ठीक है, वो ज़्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से। क्योंकि यार देखो, जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उसमें तो कोई पोलरिटी नहीं है ना, बट जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन है इसमें क्या है, ये पोलर होता है। यहाँ पे देखो ये माइनस, ये प्लस, तो ये पोलरिटी के कारण इसमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन काम करता है, जो कि एक्स्ट्रा है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा है। किसके कंपेरिजन में? हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में। हाइड्रोकार्बन में ये पोलरिटी नहीं मिलती इस लेवल की, तो वहाँ पे ये चीज़ें कम हो जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट सेकेंड देखते हैं क्या लिखा है। The boiling points of aldehyde and ketones are lower than the alcohols of similar molecular masses due to the absence of H bonding। बिल्कुल सही बात लिखी है। अल्कोहल में क्या हो गया, ROH आ गया ना, ROH मतलब क्या, O और H में देखो यार, O ये डिफरेंस होता है, यहाँ पार्शियल प्लस, और दूसरे अल्कोहल के O से ये अट्रैक्ट होगा, क्या होगा, H बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एल्डिहाइड कीटोन से, वही लिखा है इसने। द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्डिहाइड एंड, दोनों ही करेक्ट है। The boiling points of aldehyde and ketones are lower than the alcohols। Obviously यहाँ पे molecular mass का लेवल जो उनकी बात कर रहा है कि सिमिलर molecular mass वालों से बात करेंगे, पता लगे आप इधर 1 कार्बन ले रहे हो, उधर 100 कार्बन ले रहे हो, ऐसे कंपेयर नहीं होगा। molecular mass का कंपेरेबल होने चाहिए। और जो यहाँ पे रीजन है H बॉन्डिंग, अल्कोहल में H बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका ज़्यादा होगा दैन दिस एल्डिहाइड कीटोन। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? थर्ड ऑप्शन। देखिए ये सी पार्ट से करेक्ट हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एल्डिहाइड कीटोन की। एनसीईआरटी में सब एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई डाउट नहीं रखना आपको। बहुत सिंपल सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होने वाला क्वेश्चन आपका, सबने आईयूपीएसी नाम पढ़ा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 119, देखो यार 1 को क्या बोलते हैं? अन बोलते हैं। 1 को हम बोलते हैं अन, ठीक है, फिर 1 अगेन है, फिर 9 को बोलो क्या बोलते हैं? इन बोलते हैं, ठीक है, 9 को हम इन बोलते हैं। बताओ नाम कैसे लिखते हैं? ये हो गया अन, पहला कैपिटल होता है अन, ये हो गया अन, फिर अन 1 1 9 इन हो गया। और हमें पता है लास्ट में बोलो क्या लगाते हैं? ईएम लगा देते हैं, तो ईएम लग गया ये, ठीक है, तो हो गया अन अन इनियम। अन अन इनियम कहाँ है? अन अन इनियम, ये थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, अन अन इनियम। इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। एट 298 केल्विन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ Cu2+ से Cu, अच्छा सबके SRPs दिए यहाँ पे, देखो Cu2+ से Cu जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, Zn2+ से Zn, सबके SRPs दिए हुए हैं, ठीक है, 0.34 वोल्ट। अच्छा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन है, सिंपल सा, कौन किसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन होगा, वो सब पूछा गया है। चलो दिया भैया, चल ठीक है, अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट, अच्छा कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका यार सिंपल सा है, आप देख लो यहाँ पे किसका किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या हो रहा है, वो होगा नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट, अगर कौन सा नहीं होगा। और देखते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन देखूँ तो जिंक यहाँ पे 0 पे है, बोलो 0 कहाँ आ रहा है? जिंक 2+ में, यानी जिंक का बोलो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Fe का बोलो क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो Fe रिड्यूस हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक और Fe में कंपेयर करते हैं। जिंक और Fe का SRP दिया हुआ है यहाँ पे,
जिंक का यहाँ दिया हुआ है कितना, माइनस का 0.76, Fe का दिया है माइनस का 0.44, ठीक है। अच्छा Fe यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है तो ऑब्वियस बात अगर लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसका SRP ज़्यादा है, इसको ही रिड्यूस होना भी चाहिए, नहीं ये -0.76 है, ये -0.44 है, इसका SRP ज़्यादा है, जिसका SRP ज़्यादा होता है उसका रिडक्शन होता है, क्योंकि उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे इस रिएक्शन में, बिल्कुल सही है, ये रिएक्शन क्या होगी, हमें देखना है कौन सी नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, ऐसे कर रहे हैं आप, इसका इनॉट सेल मत निकालिए, क्यों निकालेंगे इनॉट सेल, वो भी सेम बात है, निकालेंगे इनॉट सेल, देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है तो ऑक्सीडेशन नंबर से आप चेक कर लो कि जो चीज़ हो रही है क्या वो हो सकता है, नहीं हो सकता है, आपस में दो लोग होंगे, हमें पता है दो लोग रिएक्ट कर रहे हैं, अगर SRP इसका ज़्यादा उसका रिडक्शन होने वाला है, बाजू वाले क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा, वो फंडा हम लगा रहे हैं यहाँ पे सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में कॉपर 2+ से यहाँ पे कॉपर 0 में, यानी कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और सिल्वर यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब सिल्वर ऑक्सीडाइज हो सकता है कि नहीं, और वैसे ये इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल्स ये भी नहीं भी दिए होते ना, हमारा आंसर तुरंत यही होता, सबको पता है कॉपर के नीचे है सिल्वर, ठीक है, कॉपर के नीचे सिल्वर, सिल्वर इसको डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा कॉपर को, तो ये सब डाटा वाटा भूल जाओ, इलेक्ट्रोकेमिकल जो केमिस्ट्री सीरीज है ये भी भूल जाओ, अगर आपको केवल एक्टिविटी सीरीज जो 9-10 में आप पढ़ के आए हो उससे भी आपका आंसर होने वाला है, ठीक है ना। कॉपर सल्फेट जो है उससे अगर हमें कॉपर अलग करना है तो कॉपर से एक्टिव मेटल चाहिए, यहाँ पे तो उससे लोअर रिएक्टिव मेटल है सिल्वर, वो नहीं कर पाएगा मैं, बट इससे भी समझा देता हूँ पोटेंशियल से, ठीक है ना। देखिए कॉपर का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर और सिल्वर में कंपेयर करते हैं, ठीक है। कॉपर सिल्वर, कॉपर का बोलो कितना दिया है, कॉपर का दिया है 0.34 SRP, और सिल्वर का दिया हुआ है सबसे लास्ट में 0.8। देखो यार सिल्वर का जो SRP दिया है वो है हमारा 0.8, बताओ मुझे, सिल्वर का है 0.8 और कॉपर का है 0.34, तो सिल्वर का बोलो क्या होना चाहिए, यहाँ पर सिल्वर का बोलो क्या होना चाहिए, इसका SRP ज़्यादा है, जिसका SRP ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, तो सिल्वर का यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, सिल्वर का यहाँ पे रिडक्शन होना चाहिए, बट यहाँ पे हो क्या रहा है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो Ag0 से Ag+1 स्टेट में जा रहा है, तो सिल्वर ऑक्सीडाइज कहाँ हो जाएगा भाई, तो रिएक्शन नहीं होगी बिल्कुल, इससे मैं पोटेंशियल से देख लिया, बाकी ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिल्वर इसके नीचे रहता है, कहाँ उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये कॉपर को कर लेगा, जिंक ऊपर रहता है ये भी कर लेगा, और Fe के ऊपर जिंक है तो जिंक भी इसको कर लेगा, तीनों हो जाएंगे, इस सेकेंड यार नहीं होगा, सेकेंड इसका आंसर है, ठीक है, सेकेंड रिएक्शन नहीं होगी ड्यू टू दिस पोटेंशियल वैल्यूज, उससे भी हम देख सकते हैं, बाकी सिंपल क्वेश्चन था, आप किसी विधि से करिए आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो यार बहुत आसान सा ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ज़ेल्डॉल प्रोसेस में बोल रहा है कि फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, किसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, तो आपको बहुत पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे जहाँ पे नाइट्रोजन एजो कंपाउंड जो बनते हैं, डबल बॉन्ड एन और बॉन्ड, एजो कंपाउंड में नहीं मिलता है, हमें इसके लिए CN बॉन्ड चाहिए, C और N का लिंकेज चाहिए, ठीक है ना, और N जो होता है इनसाइड जो रिंग फॉर्मेशन में, अगर इन द रिंग, इनसाइड द रिंग या इन द रिंग, N अगर रिंग में है बेटा, ठीक है, तब भी नहीं होगा, इन केसेस में नहीं होता है, और नाइट्रो कंपाउंड में नहीं होता है, इनमें नहीं होता है, और वही तीनों दिए हुए हैं, ठीक है। और पहला देखो ये जो CN बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, CN बॉन्ड, तो CN बॉन्ड में एस्टिमेशन होता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट एमाइन, ये जो एनिलीन लिखी हुई है इसमें हम लोग नाइट्रोजन का एस्टिमेशन ज़ेल्डॉल प्रोसेस से कर सकते हैं, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है किन में नहीं कर सकते हैं, तो ये डाइजो में नहीं कर पाएंगे, नाइट्रो मैंने बोला नहीं कर पाएंगे, और N आ गया है इनसाइड द रिंग या बिटवीन द रिंग, तो उसको भी नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। N में CN बॉन्ड चाहिए, वहां पे एस्टिमेशन करते हैं ज़ेल्डॉल प्रोसेस से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, हाँ क्या बोला है, एक काइनेटिक्स का देखो यार, ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ये बोल रहा है द गिवन ग्राफ इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ अ रिएक्शन, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर T है, अच्छी बात है, x एक्सिस है, y एक्सिस है, बोल रहा है द y एंड x एक्सिस ऑफ फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा जीरो ऑर्डर में और फर्स्ट ऑर्डर में इस तरह का ग्राफ किसके किसके बीच में आता है, वो ऑप्शन दिए हैं, हमें चेक करना है कौन कौन सही करेक्ट है इसके, ठीक है, तो करेक्टली बोल रहा है कौन कौन सा, तो ठीक है इस बार हमें करेक्ट ही ढूंढना है, तो जैसे फर्स्ट ऑर्डर में T हाफ और कॉन्सेंट्रेशन, सब में देखो वही दिया है, फर्स्ट ऑर्डर में T हाफ कॉन्सेंट्रेशन, सबको पता है यार, पहले इसको मैं जो सबसे इजी उसको करते हैं, उससे एलिमिनेट करते हैं ऑप्शंस को, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसका जो T हाफ होता है हमें पता है कॉन्सेंट्रेशन पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज उसका जो K होता है बोलो क्या होता है,
0.693। भाई बोलो क्या होता है, ये टी हाफ होता है, ठीक है। तो टी हाफ सी पे डिपेंड नहीं कर रहा, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे, टी हाफ इसका चेंज नहीं होगा। तो वाई पे अगर देखो फर्स्ट ऑप्शन में देख रहा हूँ, अगर तो वाई पे अगर टी हाफ है, एक्स पे कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन आप बदल रहे हो, टी हाफ नहीं बदल रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो भैया एक तो हमें मिल गया इसका, फर्स्ट ऑर्डर में वाई शुड बी टी हाफ एंड एक्स शुड बी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर में वाई टी हाफ और एक्स कॉन्सेंट्रेशन कहाँ कहाँ पर है, पहले ऑप्शन में है और फिर कहाँ है, थर्ड में भी है चीज़, ठीक है, थर्ड में भी है y इक्वल टी हाफ एंड एक्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो एक फर्स्ट, तो हमारे दो ऑप्शन बेटा एलिमिनेट हो गए हैं, दो ऑप्शन, ये सेकेंड एंड फोर्थ एलिमिनेट हो चुका है। फर्स्ट और थर्ड में भी एक जीरो ऑर्डर वाली बात रह गई, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में जीरो ऑर्डर में देखेंगे, y बोल रहा है रेट है और x है कॉन्सेंट्रेशन, x कॉन्सेंट्रेशन है, y रेट है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये आंसर करेक्ट हो गया। क्यों बताओ मुझे, फर्स्ट ऑर्डर सॉरी जीरो ऑर्डर जो होता है, जीरो ऑर्डर में क्या होता है, रेट जो होता है आपका वो क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इसकी क्या पावर जीरो, कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है, तभी तो जीरो ऑर्डर बोलते हैं ना। तो ऐसे आप लिखोगे तो रेट जो बोल रहा है कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, इट शुड बी रेट, इट शुड बी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आप वेरी करोगे, रेट नहीं बदलेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जीरो ऑर्डर में बिल्कुल सही आंसर है, दोनों बात यहाँ पे सही लिखी हुई है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। थर्ड में उसने y बोला है कॉन्सेंट्रेशन, x बोला है टाइम, टाइम बदलोगे तो y भैया, टाइम बदलने से कॉन्सेंट्रेशन बदलता है भाई, तो कांस्टेंट कैसे रहेगा, टाइम मतलब चल रहा है, मतलब रिएक्शन हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज तो होगा ना, कि कांस्टेंट ही बने रहेगा, ठीक है। गलत लिखा हुआ है थर्ड, बिल्कुल इसका सही आंसर फर्स्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है काइनेटिक्स का, ग्राफ पे बेस हमने बात कर रखी है ऑलरेडी, काइनेटिक्स से ग्राफ से क्वेश्चन आना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट लिखा है आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स, इनकरेक्ट हमें बताना है, फिर से मिल गया इनकरेक्ट। पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली मेटल्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कितना आसान क्वेश्चन भाई, नीचे जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्कली मेटल की घटती ही है, वही लिखा है ना, डिक्रीजेस, हाँ सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग द एल्कली मेटल्स, बहुत बढ़िया बात लिखी, बिल्कुल सही लिखा है, ये भी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म दियर हाइड्रोक्साइड, सबको पता है, ठीक है ना, एल्कली मेटल को पानी में डालोगे हाइड्रोक्साइड बनते हैं, ये भी सही लिखा है, तो कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K इन KO2 इज प्लस, अरे कभी जिंदगी में नहीं हो सकता, जीवन में नहीं हो सकता है, K चाहे जिसके साथ भी कंबाइन करे भैया, K का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है +1, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो KO2 के बारे में, तो एक्चुअली ये सिंपल ऑक्साइड है नहीं, सुपर ऑक्साइड है, ये K+1 में है, और यहाँ O का जो इंडिविजुअल आएगा -½ आएगा, -½ करके दो लोग क्या होंगे, -1 +1 ओवरऑल चार्ज 0। तो K पे हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ये हमें बहुत पहली लेक्चर में बताया जाता है जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाई जाती है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर में। चलिए इसका आंसर बोलो क्या था, हाँ यही आंसर हो जाएगा इसका, डी इज द इनकरेक्ट लाइक स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट AR का क्वेश्चन है, असर्शन रीजन, क्या बोल रहा है, इन अ पर्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट एन आयनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इवन इफ फ्यू ऑफ इट्स कटायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स यूनिट सेल, बिल्कुल ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। या देखो आयनिक सॉलिड जो होते हैं ना, आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, बिल्कुल ये आशीर्वाद है आयनिक सॉलिड को, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन रहती है, वो नहीं बदलती है, ठीक है, कटायंस चाहे जाए चाहे जो कुछ करे उससे मतलब नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है स्टेटमेंट ए जो लिखा है सही लिखा है, आमीन असर्शन। रीजन देखते हैं, इन एन आयनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट सबको पता है क्या होता है, ठीक है, इन एन आयनिक सॉलिड Frankel defects arises due to dislocation of cation from its lattice site to interstitial site, maintaining overall, बिल्कुल सही बात लिखी है, R भी सही है, दोनों ही सही है, बट हाँ R जो है ना वो A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, कोई संबंध नहीं है, ये शॉर्ट की इफेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा फ्रैंकल इफेक्ट है, डिफेक्ट है, शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट, ये आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं, ठीक है, A एंड R बोथ आर करेक्ट बट दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग, I mean R is not explaining, so not explaining का लास्ट, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। आपको बता दूं मैं यहाँ पे फ्रैंकल इफेक्ट सबको वैसे पता है, जैसे यहाँ पे क्या होता है, मान लो जिंक, मैं एग्जांपल से लेता हूँ जिंक सल्फाइड का, तो जिंक 2+ S2-, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख लो, ठीक है, यहाँ थोड़ा स्पेस है, जिंक 2+ S2- नहीं जिंक 2+ ऐसे रहता है, ठीक है,
यहाँ H2 माइनस, आप देखो ऐसे ऐसे बनाते हो, सब बना चुके हैं बहुत ज़्यादा हम लोग। जिंक 2 प्लस, ये देखो H2 माइनस, ऐसे रहता है प्रॉपर, ठीक है। आगे से चेन रहती है, फिर क्या होता है, ये जो कटायन है अपना पोजीशन से निकल लेता है, बट ये यहाँ इंटरस्टिशियल साइड पे ही रहता है। ओवरऑल जो रहता है ना कंपाउंड का न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है, ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। फ्रैंकल डिफेक्ट बिल्कुल ये सही लिखा है, वो भी सही लिखा है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको, तो इसका ऑप्शन हमारा हो गया लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से सिंपल सा आईपीसी पूछा हुआ है, ठीक है। क्या बोला है, AgH2O होल ट्वाइस, ठीक है भैया। अच्छा यहाँ पे जो पता है, ये आसान हो गया हमारे लिए ना, इनका नाम तो भैया सीरियल से करते हैं, आपको पता है। ऐसे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यहाँ पे हमारे जो अलग से कोई कटायन नहीं है, ठीक है, दोनों ही कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, कटायन को एनायन को दोनों कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, तो हम बिल्कुल कटायन से एनायन की तरफ बढ़ते हैं, वैसे करते हैं। फर्स्ट हमारा कटायन वाला होगा, सेकंड वाला एनायन वाला होगा, कटायन एनायन, ठीक है। चलो नाम करते हैं, तो ये डाई एक्वा तो पहले आना चाहिए, क्योंकि डाई एक्वा कहाँ आ रहा है, चलो चेक कर लेते हैं। ये डाई साइनाइडो नहीं, पहले नहीं आएगा, ये गलत है, तुम गलत हो, ठीक है, तुम गलत हो। और डाई एक्वा सिल्वर और कहाँ है, डाई, ये भी नहीं आएगा, थर्ड भी गलत हो गया, डाई एक्वा सिल्वर। अच्छा डाई एक्वा सिल्वर यहाँ भी है, डाई साइनाइडो अर्जेंटेट, हमें पता है यार, यहाँ पे सिल्वर नहीं बोलना है, नाइन वाले को हम क्या उसको बोलेंगे, अर्जेंटेट। अब बस ऑक्सीडेशन नंबर में हमें डिफर कर रहा है, यहाँ पे 1 1 है दोनों की, सेकेंड ऑप्शन में डाई एक्वा सिल्वर 1, डाई एक्वा साइनाइडो, सॉरी डाई एक्वा सिल्वर 1 एंड डाई साइनाइडो अर्जेंटेट 1, यहाँ पे 2 2 दिया है। तो अब बस देखना है ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या है दोनों की। अब देखो सिंपल से यार, ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेता हूँ मैं, इसमें देखो Ag क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, वाटर बोलो कितना जाएगा 0, उधर मान लो x Ag का, इसका बोलो कितना हो -1, 2 है तो -2 हो जाएगा, इक्वल टू बोलो क्या 0, तो यहाँ पे 2x बोलो क्या आएगा +2। इसका मीनिंग पता है क्या, इसका 2x इक्वल टू +2 नहीं, 2x इक्वल टू, अच्छा ये मतलब फिक्स है भैया कि जो दोनों के समेशंस है ना ऑक्सीडेशन नंबर के, उनका समेशन कितना आएगा +2 ही आएगा। दोनों सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन +2 आएगा, तो यार ये गलत हो गया भैया, डी कैसे हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 दिया है तो 4 आ रहा है, नहीं आएगा। सेकेंड ऑप्शन का करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। इसका बेटा आंसर जो आएगा बिल्कुल सेकंड आएगा, बिकॉज यहाँ पे दोनों सिल्वर के ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन +2 ही आएगा। वाटर पे 0, इस पे -1 -2 ओवरऑल हो गया, यहाँ तो ओवरऑल +2 होगा तभी 0 आएगा। और आप ऐसे देख सकते हो, ये कटायनिक है, ये एनायनिक है, तो इसमें देखो आप अगर इसको +1 लिखते हो तो ओवरऑल चार्ज क्या आएगा +1, और यहाँ आप +1 रखोगे तो ओवरऑल यहाँ तब भी -1 आएगा, तो +1 -1 नेट चार्ज यहाँ पे कितना हो गया टोटल 0। -1 बोलो यहाँ पे कैसे आ गया ओवरऑल, क्योंकि ये तो +1 है, ठीक है, और ये -2 तो -2 +1 ओवरऑल कितना चार्ज आ गया, प्लस का माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी +1 है और ये भी +1 है, ओवरऑल यहाँ पे +1 चार्ज, यहाँ ओवरऑल चार्ज -1, ठीक है, इसलिए बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला है, ठीक है। इसका आंसर यार है सेकेंड, ठीक है। बहुत सिंपल सा आईपीसी नाम पूछा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट हमें इस बार करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा है, ठीक है। डायमंड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड ग्रेफाइट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाँ बिल्कुल सही बात लिखी है, डायमंड बेटा sp3 सबको पता है, जिसको स्ट्रक्चर पता है, और ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड, डायमंड का आपको स्ट्रक्चर पता है ना, sp3 क्यों हो रहा है, आप देख सकते हो डायमंड में एक कार्बन, हर एक कार्बन 4 कार्बन से ऐसे बांधा रहता है, ठीक है, ऐसे फिर ये सीरीज चलती रहती है पूरी, हाँ ऐसे चलता रहेगा, बहुत जॉइंट स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, 3D में। तो sp3 आता है 1 2 3 4 लोग अटैच्ड है, तो 4 लोग मतलब स्टेरिक नंबर आएगा 4, हाइब्रिडेशन आएगा sp3। जो हमारा ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में sp2 होता है, ग्रेफाइट में sp2 क्यों होता है, उसके 3 बॉन्ड होते हैं केवल, कार्बन के 3 बॉन्ड रहते हैं, और वो हेक्सागन्स के लेयर्स बनाते हैं, उनको ग्रेफीन्स बोलते हैं, कई ग्रेफीन्स मिलके ग्रेफाइट बनाते हैं, ग्रेफीन्स का लेयर होता है, लेयर मतलब समझ रहे हो ना, हेक्सागन, आप जब सबने इसको स्ट्रक्चर देखा है क्लास 9 10 से देख रहे हैं हम लोग यार, ठीक है, एरोट्रोप्स ऑफ कार्बन पढ़ रहे थे, तो आप ग्रेफाइट में अगर देखिए यहाँ पे तो हेक्सागन रहता है, उसका पूरा लेयर रहता है, ठीक है, और फिर अगेन वंडरवल फोर्स जो वीक फोर्स रहता है, फिर लेयर रहता है, और इसी लेयर के चलते क्या होते हैं एक दूसरे पर स्लिप करते हैं, और इसी स्लिपरी नेचर के कारण ही ग्रेफाइट को हम कैसा ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है ना। वही नेक्स्ट ऑप्शन आपको दिया देखो यहाँ पे, ठीक है, बोथ डायमंड एंड ग्रेफाइट आर यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट, नहीं ये गलत हो गया, ये गलत है, हमें करेक्ट बताना है, ठीक है, करेक्ट बताना, पहला करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि डायमंड को हम नहीं यूज करते हैं, ग्रेफाइट को ओनली यूज करते हैं ड्राई लुब्रिकेंट के फॉर्म में, बिकॉज वो स्लिपरी होता है, स्लिप कर सकता है,
वो ग्रेफीन फॉर्मेशन के कारण, ठीक है ना। फिर लिखा है नेक्स्ट ऑप्शन, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव 2 डायमेंशनल नेटवर्क। नहीं भैया, 2D तो ये होता है कौन, ग्रेफाइट, 3D होता है डायमंड, ये भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, डायमंड इज अ कोवैलेंट एंड ग्रेफाइट इज, कहाँ, दोनों ही कोवैलेंट हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन मिल गया आपको, भागो, ठीक है। आगे हम लोग बात कर रहे हैं डिटेल में, इसलिए बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या बोल रहा है, कोएगुलेशन पावर पे यार आया क्वेश्चन, बहुत आसान सा है, ठीक है। कोएगुलेशन पावर पे क्वेश्चन आया है, आपको पता है कोएगुलेशन अगर फास्ट ज़्यादा कराना है तो जितना ही ज़्यादा चार्ज होगा अपोजिट आयन का, उतना फास्ट, उतना ज़्यादा कोएगुलेशन होता है। तो कोएगुलेशन पावर डिपेंड करता है अपोजिट आयन के चार्ज पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपको सबको पता है, ठीक है ना। कोएगुलेशन पावर जो होता है वो अपोजिट चार्ज के, जो अपोजिट आयन है उसके चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोएगुलेशन होगा उसका, ठीक है ना। देखिए पहला, इन द कोएगुलेशन ऑफ अ नेगेटिव सोल, नेगेटिव सोल है मतलब समझ रहे हो ना, नेगेटिव सोल में क्या होगा, द क्या लिखा है, फ्लोकुलेटिंग पावर, ठीक है, फ्लोकुलेटिंग पावर ऑफ द 3 गिवन आयंस इन द ऑर्डर Al3 प्लस Ba2 प्लस Na+। देखो यार यहाँ पे Al3 में चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव सॉल है ना, नेगेटिव सॉल में क्या होता है, कटायंस आएंगे, कटायंस को ये खाता है, ठीक है। तो कटायंस आएंगे, कटायन में जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोएगुलेशन होगा, ठीक है ना। तो Al3 पे 3 चार्ज है, यहाँ पे +2 है, ये +1 है, सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा इसमें होगा। इसमें बिल्कुल सही करेक्ट ऑर्डर लिखा है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड चेक करते हैं, इन द कोएगुलेशन ऑफ अ पॉजिटिव सॉल, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजिटिव सॉल आ गया, मतलब क्या, ये नेगेटिव खाएगा, नेगेटिव के लिए मुझे आयन चेक करना है। यार देखो यहाँ पे Cl बटा क्या बोलो, यहाँ पे ये Cl माइनस है, यहाँ बोलो क्या है, SO4 2 माइनस है, ठीक है। और यहाँ बोलो क्या है, PO4 3 माइनस है। अब बताओ मुझे सबसे ज़्यादा चार्ज कहाँ है, PO4 3 माइनस पे, सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन किसका होगा, इसका होगा, जबकि उसने क्या लिखा है, उल्टा लिख दिया है। देखो यहाँ पे इसने लिख दिया है उल्टा, तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। तो फर्स्ट इज करेक्ट बेटा, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, सेकंड या इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। पहला ही ऑप्शन आपको बिल्कुल ये सही आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कोएगुलेशन पावर जो डिपेंड करता है ना, वो अपोजिट आयन के चार्ज पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना अच्छा कोएगुलेशन होगा, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। देखते हैं, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस, ऑर्गेनिक का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट्स। बहुत सही बात बोल रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। प्राइमरी जो एलिफैटिक एमाइंस होते हैं उनको अगर हम कराएं, देखो यहाँ पे एलिफैटिक की बात करें ना, हाँ राइट, एलिफैटिक कराएंगे हम लोग क्लास में। एवरी टाइम जब हमने ये पढ़ा है, बार बार डिस्कस किया है कि एलिफैटिक जो डाइजोनियम सॉल्ट होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है इसलिए, ठीक है। आप कराओगे रिएक्शन तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंपल क्या होता है, Rn2 प्लस X माइनस बनता है, बट ये अनस्टेबल होता है, तुरंत टूट जाता है, किसमें बोलो, R प्लस में। तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है R प्लस, ठीक है। तो वही लिखा है, ये क्या है, अनस्टेबल। क्या बोला है, प्राइमरी एलिफैटिक एमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट। ये अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं जिसके कारण ये रहे। एरोमेटिक में क्या होगा, रिंग आ जाएगी बाजू में, रिंग बाजू में आ जाएगी तो ये इसका रेजोनेंस कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, रेजोनेंस होता है, ठीक है। इसलिए 0 से 5 सेल्सियस तक बार बार हम बोले थे, हम लोग क्लास में पढ़ रहे थे, हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे कि नहीं, ये जो एरोमेटिक एमाइंस है ये जो बनाएगा जब सॉल्ट हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, तो BDC जब बनता है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हमने एग्जांपल लिया था, तो वो 0 से 5 सेल्सियस तक ही जीवित रहता है। 5 सेल्सियस ऊपर जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाए, N2 गैस निकल जाएगी तुरंत, ठीक है ना, अनस्टेबल हो जाएगा। तो पहला तो करेक्ट है, सेकंड पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, प्राइमरी एरोमेटिक एमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट्स व्हिच आर स्टेबल। सही लिखा है, बट इवन अबव 300 केल्विन नहीं, वो 0 से 5 सेल्सियस यानी कितना, 5 सेल्सियस हो गया कितना आपका 278 केल्विन तक ही जीवित रहता है, उसके बाद आप गर्म करोगे नहीं, स्टेबल निकल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट सेकंड इज रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, बिल्कुल। तो फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। पहला बेटा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर इसका। चलिए एमाइंस का HNO2 से रिएक्शन का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं। फिर है गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बिकॉज ऑफ। चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, GD की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, गैडोलिनियम
बोलो जीडी क्या होता है? एटॉमिक नंबर 64 होता है। इसका अगर हम लोग कन्फर्मेशन लिखें तो 54 तो यार ज़ीनॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचते हैं यहाँ पर। तो अगर हम साथ में लिखते हैं इसको तो कुछ ऐसा आता है, 4f7 आता है, ठीक है, फिर 5d1 आता है एंड लास्ट में 6s2 आता है, ठीक है। एनर्जी वाइज मैंने नहीं लिखा है, मैंने सिंपल एक साथ जो हमारा शेल का सीक्वेंस होता है उस पर लिखा है इसको। अब देखिए थर्ड निकालना है इलेक्ट्रॉन, तो पहले जो निकालते हैं 2 निकाल देते हैं, 2 तो निकल जाएगा 6s से। तो आफ्टर ये जो 2 निकाल देगा इलेक्ट्रॉन, Gd2+ जो बनेगा उसका ज़रा देखते हैं कन्फर्मेशन क्या होता है। इसका देखो क्या आएगा, ज़ीनॉन 4f7 एंड 5d1। अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, ऑब्वियस बात है डी से जाएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए इतना आतुर क्यों है, इतनी जल्दी क्यों है इसको कि ये निकल जाए, तभी ऑब्वियसली लो होगा, ठीक है। लो थोड़ा एनर्जी दो, निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये देखो आप, बहुत बढ़िया चीज़ बगल में हो रहा है, बहुत बगल में बहुत बढ़िया चीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, 4f7 क्या है ये, हाफ फील्ड। f में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 ऑर्बिटल हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, ठीक है। सिमिट्री के साथ साथ, सिमिट्री की यहाँ बात की नहीं गई है, एक बड़ा अच्छा फैक्टर आता है एक्सचेंज एनर्जी का, 1 2 3 4 5 6 एंड एक इधर करते हैं 7, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन है 4f7। अब देखो यार 4f7 में खास बात क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो बन जाएगा 4f7, और 4f7 बहुत स्टेबल होगा, हाफ फील्ड होगा। हाफ फील्ड क्यों, हाफ फील्ड या फुल फील्ड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, क्यों, एनसीईआरटी की लाइन्स है कि उनमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तो होता है सिमेट्री और एक एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ आपसे, एक इलेक्ट्रॉन ये जैसे ये वाला है, तो इसको एक्सचेंज करने के जो तरीके हैं देखो कितने होंगे, इससे एक्सचेंज कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लाइंस, इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, ऐसे ये वाला, फिर आगे वाला इससे कर सकता है, इससे कर लेगा, ऐसे इससे 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 ऐसे नहीं, आगे फिर थर्ड वाला इससे इससे। तो देखो ना नंबर ऑफ जो एक्सचेंजेस हैं 4f7 में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप काउंट भी कर सकते हो। इतने ज़्यादा एक्सचेंज होते हैं, हमें पता है व्हाट इज एक्सचेंज एनर्जी, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है अपनी पोजीशन, ठीक है, तो क्या होता है इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और ये उछल कूद करते वक्त जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे ही बोलते हैं क्या, एक्सचेंज एनर्जी। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया उछल कूद, ज़्यादा नंबर ऑफ उछल कूद ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी सिस्टम की एनर्जी उतनी ही कम होगी, जितना सिस्टम की एनर्जी कम होगा उतना ही स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है जिस सिस्टम का जितना कम एनर्जी उतना ही अच्छी उसकी स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकलने इतना ईजी है इसके लिए, क्योंकि ये निकल जाएगा तो ये बन जाएगा 4f7, हाफ फील्ड इसका आएगा कॉन्फ़िगरेशन। और वो क्यों स्टेबल है ज़्यादा, क्योंकि उस समय वहाँ पे क्या एक्सचेंज एनर्जी बहुत हाई होगी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जो एक्सचेंजेस हैं उतने ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस हो रहे हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गलत आंसर, हाई बेसिक गलत, स्मॉल साइज गलत, हाई एक्सचेंज एंथैल्पी करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये, ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। इधर जेडी का 64 था, ये हमने इसका कन्फ्यूजन किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, क्योंकि थर्ड निकालना है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 निकालने के बाद ये बचेगा। अब ये 5d1 अगर निकल जाए देखो कितना बढ़िया आ जाएगा हालत में, नोबल गैस के बाजू में 4f7, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बहुत ज़्यादा, नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं उसको, वो ज़्यादा है यहाँ पर, एक्सचेंज एंथैल्पी जितनी ज़्यादा होगी इसलिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा, और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बहुत लो होगी, यही रीज़न इसका। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत प्यारा सा, लास्ट इसका करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना भी है, चलो ठीक है। MgH2 हमें पता है यार ये प्रॉपर आयनिक है, तो देखो इसको करेक्ट करो, इससे इससे करो, 4 1 का 4 हो गया, ठीक है। GH4 हमें पता है क्या, बोलो GH4 में क्या है, जितना इलेक्ट्रॉन है सब पूरा बिजी है, ठीक है, प्रेसाइज इलेक्ट्रॉन प्रेसाइज, बिल्कुल 4 हैं, चारों बॉन्ड बना रहे हैं इसके साथ, ठीक है। B2H6 हमें पता है डिफिसेंट होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट होता है ना, क्योंकि देखो वहाँ पे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग होती है, 3 लोगों में 2 इलेक्ट्रॉन है, बेचारे भूखे हैं इलेक्ट्रॉन के, वो क्या डिफिसेंट है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट, तो C का हो गया बेटा सेकेंड, ठीक है। और HF क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इनरिच, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, क्योंकि उसके पास F के पास लोन पेयर रहेंगी ना, इसको कभी उम्मीद नहीं भैया, ऑक्टेट कंप्लीट है, लोन पेयर भी हैं, तो रिच है इलेक्ट्रॉन वाइज, ठीक है। अब मैच कर लीजिए आप, A का फोर्थ कहाँ है, अच्छा A का फोर्थ, B का है हमारा फर्स्ट, B का फर्स्ट, ठीक है, C का है सेकेंड, और D का है थर्ड, ये थर्ड, इसका ये ऑप्शन जो करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, A का फोर्थ, B का सेकेंड, B का फर्स्ट, C का सेकेंड, D का थर्ड, ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैच कॉलम करना है, चलो अच्छा कर लेते भैया।
क्या बोल रहा है, साइनोहाइड्रिन। ये बोल रहा है कि एल्डिहाइड कीटोन से कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करने के बाद इन लोगों की क्या क्या बनेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। तो साइनोहाइड्रिन कब बनता है बताओ, जब हम कराते हैं HCN से, सबको पता है HCN से रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड कीटोन में, कार्बोनिल कंपाउंड में, जब हम HCN से कराते हैं रिएक्शन। तो यहाँ पे CN माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, CN माइनस यहाँ अटैक करेगा, ये निकल लेगा, यहाँ पे H आ जाएगा। तो अल्टीमेटली जो बनने वाला है साइनोहाइड्रिन, एक तो यहाँ पे OH, यहाँ पे CN, साइनोहाइड्रिन, साइनो और ये हाइड्रोजन। चलो ठीक है, इसका हो गया। एस्टर बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जब हम कराते हैं अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहल। तो एसिटल इज लाइक, इससे मैच कराना है हमें। जब हम कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन कराएंगे अल्कोहल से, 1 मोल कराएंगे तो हेमी एस्टर, 2 मोल कराएंगे क्या होगा, एसिटल बन जाएगा एल्डिहाइड। कीटोन कराएंगे तो कीटल, हेमी कीटल, हेमी कीटल आई मीन फिर कीटल, ठीक है, ऐसे कराते हैं। नेक्स्ट है सिप बेस, सिप बेस हमें एमाइन से मिलता है, ठीक है। ऑक्साइम NH2OH से बहुत आसान है, ऑक्साइम वाला तो कितना आसान है, नहीं हमने किया था इसको बहुत अच्छे से। जब आप कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्शन कराते हो अमोनिया डेरिवेटिव से, अमोनिया डेरिवेटिव से, तो क्या बनते हैं, दोनों करा देता हूँ मैं, सिर्फ बेस ही बोल देता हूँ, इसको बना देता हूँ, ठीक है ना। कार्बोनिल कंपाउंड देखिए और क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट कराएगा, पहले मैं इसे कराता हूँ NH2OH से, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्सिल एमीन NH2OH, क्या होता है बोलो, NH2OH, ऐसे होता है। ये वाटर निकल लेता है यहाँ से, वाटर निकल जाएगा, बोलो क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड OH, ये है हमारा ऑक्साइम। C डबल बॉन्ड NOH को बोलते हैं ऑक्साइम, ठीक है। तो ऑक्साइम का करेक्शन होगा, आई मीन जो मिलान होगा, मैच होगा, वो फर्स्ट से होगा। सिप बेस देखो सिंपल यार, सिप बेस यहाँ बना देता हूँ मैं, कैसे बनेगा, एक कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन, वही अमोनिया डेरिवेटिव है RNH2, तो RNH2, ये वाटर निकल लेता है, ठीक है, सेम टाइप का रिएक्शन है। और यहाँ पे कुछ ये कंपाउंड मिलेगा, C डबल बॉन्ड N और ये R, ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, सिप बेस। तो ये देखो इसका सिप बेस कहाँ गया, सेकेंड, ठीक है, मैच कर लो आप लोग भाई। ए का फोर्थ कहाँ कहाँ है, ए का फोर्थ एक ही में हो गया भैया, साइनोहाइड्रिन आया, खत्म आंसर अपना, और क्या, ए का फोर्थ कितना सही। ऑप्शनल एलिमिनेशन में हमारा तुरंत हो जाता, हमने सभी डिस्कस कर लिया, बिकॉज हमें ऑब्वियसली डिटेल में जानना है चीज़ों को। तो ए का फोर्थ है, बी का थर्ड है, आप मैच कर सकते हो, सी का सेकेंड है, ठीक है, NH2 से, और डी का फर्स्ट ऑक्साइम वहाँ मिलेगा, ठीक है, NH2OH से कराने पे रिएक्शन। बहुत सिंपल सा, एल्डिहाइड कीटोन का अमोनिया डेरिवेटिव और कुछ उसके और दो तीन रिएक्शन अल्कोहल और HCN से, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैच हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए, क्या है ये पढ़ते हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, चेक करना है क्या करेक्ट इनकरेक्ट है। पहला, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, वाटर से H2S से, गलत, बिल्कुल गलत लिखा, बताओ मुझे क्यों। तो यार H2S से H2SE और H2T तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, सही बात है, बट H2 सबसे छोटा नहीं है, H2 में क्या है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज़्यादा हो जाता है, नहीं, तो ये ऑर्डर गलत हो गया भाई, ठीक है, ये ऑर्डर गलत हो गया। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही एक सोच थी, बट वाटर में क्या है, H बॉन्डिंग है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है इन लोगों से, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। सेकंड क्या लिखा है, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज हाइड्राइड्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलर मास, मोलर मास बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट, ये ऐसा होता है, बट यहाँ पे H बॉन्डिंग का लफड़ा है, ऐसा नहीं होगा, तो ये भी गलत लिखा है। और जिनको नहीं पता होगा तो बोलेंगे नहीं है सही लिखा है, ये भी सही लिखा है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो ऐसा वाइब दे रहा है पूरा आपको, अगर आपको पानी के बारे में पता नहीं, सबको पता है H बॉन्डिंग के बारे में, दोनों स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ स्टेटमेंट कहाँ है, रॉन्ग, कहाँ है, रॉन्ग आर इनकरेक्ट, तो हमारे करेक्ट ही बताना है। चलो भैया फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट, दोनों इनकरेक्ट हैं, वाटर में H बॉन्डिंग का लफड़ा यहाँ पे आ रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई क्या बोल रहा है, द pH ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ml ईच ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट एसिटिक एसिड का सॉल्ट है, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग बेस, एंड 0.01 मोलर एसिटिक एसिड, अरे ये क्या है, बफर का pH पूछ रहा है, अरे बफर का pH पूछना तो क्लास में इतनी बार बताया गया है, कौन सा बफर है ये, एसिडिक बफर, क्योंकि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट, ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन है, pH आएगा बफर, एसिडिक बफर कैसा है, एसिडिक, तो क्या फॉर्मूला आएगा, pKa प्लस लॉग, ऊपर क्या होता है बोलो, सॉल्ट, नीचे बोलो क्या, एसिडिक है तो एसिड, इनके कॉन्सेंट्रेशन, ये सिंपल फॉर्मूला सबको पता है।
अब देखो आपसे कितना इजी बना, पीके भी दे दिया आपको डायरेक्टली, कुछ कैलकुलेट नहीं करा रहा। 4.57 प्लस लॉग। अब सॉल्ट का कहाँ है, सॉल्ट कौन है, सॉल्ट सॉल्ट सॉल्ट, ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 और किसका एसिड का कॉन्सेंट्रेशन बेटा दिया 0.01। अब ये कर लो, बहुत आसान कैलकुलेशन है, यहाँ भी आपको परेशान नहीं करेगा। 4.57 ठीक है प्लस ये आ जाएगा कितना, कट कर दो इसको तो आ जाएगा 10। लॉग 10 कितना होता है बोलो, लॉग 10 1 होता है, तो 4.57 प्लस 1 तो आंसर आ गया 5.57। कितना आसान कैलकुलेशन है, 5.57 दिख रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एसिडिक बफर का ये क्वेश्चन है, पीएच निकालेंगे डायरेक्टली, फॉर्मूला है pKa प्लस लॉग ऊपर सॉल्ट नीचे ऐसे, ये ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले लेना है इसको, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया 5.457 ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यार ये क्या बोल रहा है भैया, amongst the following which one will have maximum lone pair electron repulsion। भाई लोन पेयर जहाँ सेंटर एटम पे ज़्यादा होंगी वहीं लोन पेयर रिपल्सन मैक्स होगा, तो हमें देखना है उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। SF4 देखो क्या है, एस में बेटा कितने, एस में होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 में से एफ के साथ 4 बॉन्ड बना लेंगे, बचा कितना लोन पेयर, एक लोन पेयर, यहाँ पे आएगी 1 लोन पेयर ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज बात करूँ आप बना सकते हो SF4 कैसे बनता है, ये लोन पेयर ठीक है, और ये स्ट्रक्चर देखिए, ओनली 1 लोन पेयर आएगी यहाँ पर ठीक है। FgF2 में 8 इलेक्ट्रॉन हैं जिनॉन के वैलेंस, 8 में से 2 बिजी हैं सिंगल बॉन्ड F के साथ, 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर ठीक है। तो देखो यार सिंपल सा FgF2 ऐसे बनता है, FgF2 3 लोन पेयर ऐसे कुछ आएंगे यहाँ पर, तो ये देखो मैक्स लोन पेयर मुझे लग रहा है यहाँ पे आनी चाहिए, 3 लोन पेयर यहाँ पे आएंगे, ये रिपल्सन मैक्स होगा, तो आपको ऑप्शन मिल रहा है सेकंड, बाकी चेक कर लेते हैं। ClF3 Cl इज हैविंग 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7 में से 3 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं F के साथ, 4 यानी 2 लोन पेयर बची यहाँ पे, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड ठीक है, तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड, ClF3 कुछ ऐसा होता है ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 लोन पेयर आएंगे, यहाँ पे 3 आए, यहाँ पर 1 आया, 1 2 यहाँ 2 लोन पेयर आएगी। IF5 I इज हैविंग 7 वैलेंस, 7 में से 5 बिजी हैं, 1 लोन पेयर बचे केवल, 1 लोन पेयर और 5 लोग, 6 का कॉम्बिनेशन है ठीक है, और 6 लोग हमें पता है कैसे रखते हैं ठीक है, आप रख दो यार कहीं भी रख दो, कोई लोड नहीं है इसको, I यहाँ पे रख देना, IF5 है ना, IF5 एक लोन पे रख देना ऐसे ठीक है, ठीक है। तो एक लोन पेयर आएगी यहाँ पे, तो अल्टीमेटली मुझे लोन पेयर चेक करना है यार, 3 लोन पेयर मैक्स यहाँ पे आ रही है, मैक्स रिपल्सन होगा ठीक है। ये ज्योमेट्रीज आपके लिए, आपको रिकॉल करने के लिए, आप सबको बहुत बढ़िया से पता है ज्योमेट्रीज इनकी ठीक है। चलो इसका आंसर हो गया बेटा 2 नंबर ठीक है, XgF2 यहाँ 3 लोन पेयर आएंगे, मैक्स रिपल्सन आएगा लोन पेयर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हो गया है ना, हाँ तो क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक का देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टीरियोकेमिस्ट्री पर SN1 SN2 की, SN1 SN2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कायलिटी के बारे में बात की गई है। पहला इनकरेक्ट बता, पहले हमें देखना है इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट जो गलत लिखा है ठीक है। पहला, एनैंसियोमर्स आर सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑन ईच अदर। लो पहला ही आंसर आपको मिलने वाला है, मिल चुका है पहला, नहीं सुपर इम्पोज कैसे होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। इनएंसियोमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल ठीक है, गलत लिखा है, इसने लिखा है सुपर इम्पोजेबल, गलत लिखा है, यही आंसर हो गया। बाकी चेक कर लेते हैं तीनों। अब रेशमे मिक्सर शोज 0 ऑप्टिकल रोटेशन, बिल्कुल रेशमे मिक्सर होता है 50% डी और एल का मिक्सर, तो 50% दोनों हैं, तो इसने इतना किया उतना ही सेम उतना कर देगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक्स जो आपका एक्सटर्नल कंपनसेशन होता है और नेट रोटेशन कितना आता है 0 ठीक है। तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेशमे मिक्सर, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि जितना डी करेगा उतना ही एल दूसरी साइड में करेगा, नेट रोटेशन कितना आएगा 0, ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ठीक है, बिल्कुल चलिए सही लिखा है, 0 ऑप्टिकल रोटेशन होता है। फिर लिखा है SN1 रिएक्शन यील्ड्स 1:1 मिक्सर ऑफ बोथ एनैंसियोमर, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। SN1 अगर आपको याद किया जाए, SN1 में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है ठीक है। कार्बोकैटायन बनेगा तो क्या होगा बताओ, जब यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है ठीक है, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो उसके पास प्रोबेबिलिटी दोनों साइड से, एबव से और बिलो से, बॉटम से ठीक है, दोनों है ठीक है, टॉप बॉटम, तो इधर से या उधर से क्या होगा, दोनों बनेंगे, इक्वल अमाउंट में बनेंगे ठीक है। 1:1 मिक्सर बनता है, बोथ एनैंसियोमर होते हैं, मिरर इमेज बनते हैं, एक डी तो एक एल या एक एल तो एक डी बनता है, बिल्कुल सही लिखा है।
लास्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय SN2 रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन हैविंग कायरलिटी एट द रिएक्टिव साइट सोज इन इन्वर्जन ऑफ, बिल्कुल सही लिखा है, इन्वर्जन होता है SN2 में, इन्वर्जन होता है। SN2 में क्या होता है, आप जिस साइड से अटैक करा रहे हो दूसरे अपोजिट साइड से निकल रहा है लिविंग ग्रुप, ठीक है, आपको याद होगा शायद, एक स्लो कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा है मान लो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यार न्यूक्लियोफाइल जब आएगा अटैक करने तो क्या होता है, अगर मान लो इधर से अटैक कर रहा है, ये आगे से लिविंग ग्रुप निकलता है, तो अभी अब जब मिलेगा रिएक्शन तो उसका इन्वर्जन होता है, इससे जो कन्फर्मेशन है बिल्कुल पलट जाता है। अगर ये डी रहा होगा तो वो एल हो जाएगा, ये एल रहा होगा तो डी हो जाएगा, ये आर रहा होगा तो एस हो जाएगा, वो एस रहा होगा तो आर हो जाएगा, इन्वर्जन होता है। सही बात लिखी है, पहला इसका बेटा आंसर है। इनएंसोमर्स होते हैं नॉन सुपर, बहुत फर्स्ट लाइन हमने लिखी थी डेफिनेशन कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मेरे रेमेजेस आर इनएंसोमर्स, ठीक है, ये सुपर इम्पोजिबल लिख दिया, बिल्कुल गलत लिखा है, सही हमारा आंसर वही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्डिंग का एमओटी क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा, फिर से Which among the following is incorrect statement? S2 plus ion इनकरेक्ट बताना है, फिर इनकरेक्ट का नंबर आ चुका है। चलिए, S2 plus ion has 1 इलेक्ट्रॉन, सही लिखा है, ये सही लिखा हुआ है, सही है, तुम्हारा आंसर नहीं है। S2 प्लस में क्या, देखो S2 क्या है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक H में कितना, एक होता है, 2H में कितना हो गया, S2 बना के 2 में एक चला गया, एक बचा, सही लिखा है। O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, चलो डाया है कि पैरा है चेक कर लेते हैं ना। O2 प्लस, O2 मतलब मोर देन 14 वाला केस है, तो एमओटी क्या बोलती है, सिग्मा 1s स्टार, ठीक है, सिग्मा 2s स्टार। अब मोर देन 14 है, पहले बेटा क्या आ जाएगा बोलो, सिग्मा 2p जेड आ जाएगा, ठीक है। देन आएगा सिंपल पाई 2px इक्वल टू पाई 2p y, देन इनकी स्टार्स पाई 2px स्टार इक्वल टू पाई 2p y स्टार, और लास्ट में सिग्मा 2pz स्टार, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर मैं चेक कर लेता हूँ भैया O2 प्लस बेटा मतलब पता कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, O2 में कितने होते हैं 16, एक चला गया 15 फिल करते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 12 14, इनको 1 फिल करना, फिर 1, ठीक है, 14 हो गया, एक यहाँ 15 आ गया। अब देखो क्या बोल रहा है, O2 डाया, अच्छा डाया क्यों होगा भैया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, अनपेयर्ड है तो ये क्या है, पैरा होना चाहिए ना, और ये क्या लिखा है डाया, तो हमें क्या बताना है, इनकरेक्ट, तो आंसर हो गया O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक, गलत लिखा है, ये पैरा होगा, तो यही आंसर हमारा, ये क्या होगा, पैरा होना चाहिए, डाया नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक, जहाँ अनपेयर्ड नहीं होता है वो क्या होता है, डाया होता है, ठीक है। बाकी हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। थर्ड, द बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ O2 प्लस O2 माइनस O2 2 माइनस एवरी टाइम, मैं आपको बोलता हूँ ये क्वेश्चन आप कैसे भी दिमाग में रखिए, बहुत ईजी है, ठीक है, तुरंत कर चेक कर लेते हैं यार। O2 प्लस का तो मैंने पढ़ लिया, O2 प्लस का बेटा बॉन्ड ऑर्डर, फिर O2 का, फिर O2 माइनस, फिर O2, चलो कर लेते हैं। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, पहले O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या होता है, फॉर्मूला हाफ NB माइनस Na, NB माइनस बोलो क्या Na, NB क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, Na क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है, ये Na लिखा है एंटी बॉन्डिंग वाला, और B फॉर बॉन्डिंग वाला। चलो काउंट करते हैं यार, O2 प्लस ये है देखो, तो बॉन्डिंग वाले करते हैं 2 2 4 2 6 2 10 2 12, नहीं कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हुआ ये, और कितना 2 2 4 1 5, तो 10 माइनस 5/2 ये आ गया 2.5 लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। अब O2 चेक करते हैं, O2 मतलब 16 हो गया, तो इसको और एक फिल कर दो यहाँ पे, एक ये, तो अब इसमें देखो 10 माइनस 6 हो गया, ठीक है, 10 माइनस 6 हो गया, तो कितना आएगा, 10 माइनस 4/2, 2 आ गया। O2 हमें पता है 2 आएगा, तो 2 लिखा भी है, सही लिखा है, ठीक है, रेस्पेक्टिव देखो लिखा हुआ है 2। अब O2 बेटा माइनस, O2 माइनस मतलब क्या, 16 है, इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, 17 हो गए, 17 बोलो मतलब क्या, इसको फिल कर दो एक और, ये 17 हो गया। अब काउंट करो यहाँ पे, तो कितना एंटी बॉन्डिंग बढ़ गया इलेक्ट्रॉन ना, तो 10 माइनस 7 कितना आ गया, 3/2 मतलब कितना 1.5 दिया है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। और बचा भी O2 2 माइनस, एक और करो इलेक्ट्रॉन, 17 में 18 करो, ये 18 हो गया, तो एंटी बॉन्डिंग में और एक बढ़ गया, तो 10 माइनस कितना हो गया बोलो 8, 10 माइनस 8 कितना 2 बाई कितना बोलो 2 बाई, ये सिंपल बना गया, तो ये भी सही लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है ये भी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर हमने चेक कर लिए, सही लिखे हैं बिल्कुल, ठीक है। लास्ट है, C2 molecule has 4 electrons in its 2 degenerated pi molecular orbital। चलो चेक कर लेते हैं C2 वाली बात, ठीक है, ये तो बात हो गई थर्ड का। अब C2 वाली बात कर लेते हैं। C2 में देखो लेस देन 14 वाला केस लगेगा, तो उसके लिए होता है क्या बोलो, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार। अब यहाँ पे सिग्मा 2p नहीं आता, पहले पाई वाले आते हैं, पाई 2px इक्वल टू
पाई 2p y। आई थिंक यहाँ तक हो जाएगा। C2 में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 6 12, 12 मतलब देखो 2 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 ऐसे फिल करना है तो आपको अल्टीमेटली ऐसा दिखेगा ये, ठीक है। अब ये क्या बोला, लास्ट के 4 इलेक्ट्रॉन हमारे 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हैं जो कि जिनकी एनर्जी इक्वल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनका एनर्जी इक्वल होता है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। तभी ये बहुत हमने डिस्कस किया है क्लास में कि C2 मॉलिक्यूल में आपको ऐसा लग रहा होगा कि 1 सिग्मा 1 पाई है, लेकिन नहीं, दोनों ही पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, दोनों ही पाई बॉन्ड। C2 में दोनों ही पाई बॉन्ड है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है पहले ही नीट में, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर था यार O2 प्लस आयन पैरा, यहाँ पे लिखा डाया तो गलत हो गया। गलत हो गया मतलब हमारा आंसर हो गया, बिकॉज इसने इनकरेक्ट पूछा है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ओके, फिर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल टू सिंथेसाइज क्लोरोबेंजीन। हमें बनाना है क्लोरोबेंजीन एवरीवन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखिए ये होता है क्लोरोबेंजीन। पहला HCl का रिएक्शन बेंजीन से होता ही नहीं भैया, ठीक है, एडिशन रिएक्शन नहीं देते लोग, नहीं होगा। NH2 कराएंगे HCl से तो सिंपल ये एनिलीनियम आयन बनता है यहाँ पे। अगर आप एमाइन की रिएक्शन कराते हो HCl से, ठीक है, तो सिंपल ये सॉल्ट बनता है, एनिलीनियम सॉल्ट, ठीक है, NH3 प्लस Cl माइनस। तो यहाँ तो क्लोरोबेंजीन नहीं बनेगी बिल्कुल। बेंजीन Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, इसको चेक कर लेते हैं, इसको बेटा चेक कर लेते हैं। क्या है, बेंजीन है, Cl2 है, एनहाइड्रस FeCl3 है। तो बेंजीन देखो ये है, इसका रिएक्शन कराओ आप Cl2 एनहाइड्रस FeCl3, तो हमें पता है ESR रिएक्शन है, बिल्कुल बनने वाला है क्लोरोबेंजीन। कैसे, क्लोरीन क्लोरीन को जो है FeCl3 क्या करे, बोलो इसका बॉन्ड ब्रेक कर देता है, नहीं, माइनस प्लस, तो यहाँ पे Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है रिंग पे, ठीक है, और अल्टीमेटली आफ्टर डी प्रोटोनेशन हमें सबसे फाइनल में प्रोडक्ट मिल जाता है, बोलो क्या, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का, बहुत सिंपल सा, ठीक है। हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, वेरी फर्स्ट रिएक्शन, यहाँ बिल्कुल बन जाएगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट इसका आंसर है, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, थर्ड। लास्ट वन क्या है, फिनॉल NaNO2 HCl CuCl। हाँ ये मिल जाता, बट फिनॉल नहीं, किसका, एनिलीन, एनिलीन होता, हमने बहुत बार इसकी प्रैक्टिस की है। एनिलीन होता यहाँ पे तो मिल जाता हमें तुरंत, क्लोरोबेंजीन मिल सकता था, लेकिन एनिलीन नहीं, फिनॉल की रिएक्शन से तो नहीं मिलने वाला यहाँ पे। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बहुत सिंपल सी ऑर्गेनिक की रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं क्वेश्चन, विच कंपाउंड एमंग्स द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। भाई एरोमेटिक कौन नहीं है, हकल्स रूल फॉलो करना है, ठीक है। क्या बोलता है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और सब लोग sp2 होने चाहिए मेंबर्स, ठीक है। पहले चेक करते हैं, तो पहले में अच्छा एक ही आंसर है, हाँ बिल्कुल। तो पहले में देखो यार ये प्लस है तो sp2 है, sp2 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4n+2 अगर लगाओगे आप, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर होने चाहिए, ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पे जो n आएगा ना वो n ऑब्वियसली बात है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। n अगर मैं 0 पुट करूँ, 2 इलेक्ट्रॉन पाई, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 पाई हो सकते हैं, 1 अगर रखोगे तो कितना आएगा, ये 6 पाई हो जाएंगे, 2 रखोगे तो ये 10 पाई हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 पाई है और प्रॉपर सब लोग sp2 हैं, तो ये एरोमेटिक होगा, हमें नॉट बताना है, तो आंसर नहीं है, ये एरोमेटिक होगा, लेकिन ठीक है ये एरोमेटिक होगा। और ये इसका आंसर नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक लिख देता हूँ, ये एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक है। नेक्स्ट है, ये आपको आंसर नॉट लिखा है ना, नॉट एन एरोमेटिक लिख रहा है, दिख गया भाई आंसर, ये इसका आंसर। क्यों, ये भैया इसको मिलो इससे, ये sp3 है, 2 H लगे हैं, कोई पाई बॉन्ड है नहीं आजू बाजू, 2 H हैं, 2 सिग्मा, 4 sp3 मेंबर ये तो, और sp3 मेंबर होने के चलते बेचारा ये तो हो गया नॉन एरोमेटिक, ठीक है, यही हमें आंसर करना है। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं ये वाले भी। यहाँ देखिए सभी लोग sp2 हैं, ठीक है, सब लोग sp2 हैं, ये क्योंकि कंजुगेशन में है तो वहाँ भाग जाएगा, sp2 आएगा। और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 और 2 ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ है, बिल्कुल ये होगा एरोमेटिक, ठीक है। यहाँ चेक करो तो 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, सब लोग sp2, ये भी होगा एरोमेटिक, ठीक है, यहाँ भी 6 पाई है, ठीक है। तो यार सभी लोग एरोमेटिक है, यही है सेकंड वाला जो नॉन एरोमेटिक है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हकल्स रूल पे बेस्ड है, बहुत आसान, ठीक है। जो लोन पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होते हैं, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को भी हम काउंट करते हैं एज अ पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो अल्टीमेटली पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे, आप सबको पता है, इसलिए मैं उनको काउंट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम के बारे में कुछ बात की गई है, देख लेते हैं।
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम्स, इनकरेक्ट भैया इनकरेक्ट बताना है, जो मतलब गलत लिखा है। पहला एंजाइम्स आर पॉलीसैकेराइड्स, अरे पहला ही आपको आंसर मिल चुका है, पॉलीसैकेराइड्स नहीं होते हैं। क्या होते हैं? ये प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन पॉलीसैकेराइड बहुत डिफरेंट है, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड नहीं प्रोटीन होता है। पहला आंसर मिल गया, बाकी आप चेक कर लो और प्रॉपर्टीज आपका रिकॉल हो जाएगा। एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एंड सबस्ट्रेट, बिल्कुल सही लिखा है। हर अलग अलग बायोकेमिकल जो रिएक्शन होती है उसमें अलग अलग एंजाइम्स का कैटलिस्ट फॉर्म में यूज करते हैं हम लोग, तो वो स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि एक ही एंजाइम को हम सभी रिएक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, सही लिखा है। एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट, बिल्कुल सही लिखा है, दे आर बायो कैटलिस्ट, दे कैटलाइज द रिएक्शन, दे जस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, बाय चेंजिंग द पाथ। लाइक केमिकल कैटलिस्ट एंजाइम्स रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बायो प्रोसेस, बिल्कुल सही लिखा है, सब तीनों सही लिखे, पहला ही आपका गलत लिखा, वो आपका वो करेक्ट आंसर है। एवरीवन राइट। 84 क्या बोल रहा है? विच आर द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वर्क डन। देखो यार पीवी कर्व में मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे से करना क्या है, एरिया अंडर द कर्व, क्योंकि इंटीग्रेशन पीवी होता है वर्क डन, और इंटीग्रेशन क्या करता है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व जितना ज्यादा उतना वर्क डन। अब देखिए कर्व का एरिया अंडर द कर्व कौन मैक्स आएगा, मुझे बहुत जल्दी से दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, पहला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, बिकॉज मैक्सिमम एरिया आपको देखो यहाँ मिल रहा है, ये वाला देखिए यहाँ पे आपको ये मैक्स एरिया मिल रहा है, ये एरिया अंडर द कर्व मैक्स एरिया। यहाँ तो जीरो होगा, यहाँ तो भैया W जीरो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ इतू सा आया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ और थोड़ा आएगा ये अंदर वाला ये, ठीक है, चलो तो मैक्सिमम एरिया अंडर द कर्व मैक्सिमम वर्क डन, बिल्कुल पहला इसका करेक्ट आंसर है, कोई डाउट नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, फर्स्ट तो देखना भैया स्टेटमेंट सही गलत क्या लिखा है। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल इज हायर देन फिनॉल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इनटू ग्रुप, बिल्कुल सही बात लिखी है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्यों बताओ मुझे? फिनॉल जो होता है, फिनॉल पे अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करनी है, किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करना है, उससे एस प्लस हटाओ, जो बनता है एनायन, उसका स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा एसिडिक होता है वो सब्सटेंस। मैं इसका अगर बनाऊँ एस प्लस हटा के क्या बनेगा बोलो? फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये फिनॉक्साइड आयन। अब इसकी स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी, उतना होगा हमारा एसिडिक वो सब्सटेंस। अब इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन कराना है हमें, ऑर्थो पे या लाइक पैरा पे या मेटा पे, किसी पे भी लगा दो आप, अगर नाइट्रो, ठीक है, तो नाइट्रो वो लोग क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, ऑर्थो पैरा में लगाओगे यार, देखो NO2 अगर ऑर्थो में लगाओगे पैरा में लगाओगे या मेटा में, मैं अलग अलग लगाओगे ऑब्वियसली बात है, मैंने साथ में लिख दिया, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, ये नाइट्रो ग्रुप जो कैसा ग्रुप है? बहुत भयानक खींचू ग्रुप है, खींचू मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके रिंग से ये माइनस चार्ज को क्या करेगा? कम करेगा। मैं बोलता हूँ इसीलिए आपको चार्ज क्या होता है? दुख होता है, चार्ज दुख होता है, चार्ज को जितना कोई साझा करे, न्यूट्रलाइज करे, कम करे, उतना ही वो सिस्टम स्टेबल होता है। तो अगर ऑर्थो और पैरा में NO2 आ गया तो रेजोनेंस से इस चार्ज को खींचेगा, ठीक है, और मेटा में आया तो रेजोनेंस तो नहीं होगा बट इंडक्टिव तब भी काम करेगा, -I, ठीक है, -I से भी इसको खींचेगा, ठीक है, माइनस चार्ज को, तो माइनस चार्ज को खींचेगा मतलब दुख उसका कम करेगा, स्टेबलाइज करेगा। दैट्स वाई फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक हैं तीनों, ऑर्थो पैरा मेटा तीनों, ठीक है, बिल्कुल सही बात लिखी है, ये बहुत NCERT की लाइन्स हमने बहुत प्रॉपर डिस्कस किया है इसको, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल विल हैव सेम, गलत लिख दिया इसने, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे होगी? कैसे होगी? ये हमने ऑर्डर याद किया हुआ, याद करो, सबसे भयानक पैरा, फिर ऑर्थो, सबसे गंदा मेटा। रीजन सुन लीजिए जल्दी से तीनों के, पहले देखिए पैरा, पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये है फिनॉल, पैरा पैर पे लगा दो नाइट्रो, ये पैरा नाइट्रो। ऑर्थो क्या होता है? ऑर्थो होता है ये है फिनॉल, ऑर्थो पे लगा दो क्या? नाइट्रो, ये ऑर्थो, और मेटा पे लगा देना ऐसे ही, ठीक है, ये मेटा पे लग जाएगा नाइट्रो, ये है फिनॉल। चलिए, तो पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे मैक्स होगा। पहली बात है देखो यार, यहाँ पे दोनों पे लग रहा है R इफेक्ट, -R, ठीक है, खींचू वाला, -R, यहाँ पे केवल -I, तो ऑब्वियसली हमें पता है I और R में कौन जीतता है? R, I और R इज डोमिनेटिंग इफेक्ट, रेजोनेंस बहुत भयानक होता है, तो I की हैसियत नहीं इसके सामने, तो इन दोनों में ज़्यादा होता है, -R लग जाएगा, इसलिए ये सबसे गंदा हो गया, सबसे गंदा भैया ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया। अब इन दोनों में ज़्यादा क्यों है उसको समझ लेते हैं। ये हमने पढ़ा है बहुत पहले, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ा था कि यहाँ पे बेटा होगा इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग,
ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर होगा, तो यहाँ पे ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग, ये जो एच है ना, ये एच थोड़ा इधर व्यस्त है ओ से एच बॉन्डिंग में, तो जब एच व्यस्त है तो एच का निकलना ही होता है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एच प्लस जो जितना इजिली दे, एसिड क्या होते हैं, अच्छे एसिड क्या होते हैं, जो जितना इजीली H प्लस दे वो अच्छे एसिड होते हैं। अभी उतना इजीली H प्लस दे नहीं पाएगा, क्यों, ये बिजी है H बॉन्डिंग में, तो थोड़ा सा इसका निकलने की जो प्रोबेबिलिटी थी, परसेंटेज था, थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए पैरा से गंदा हो गया, अदरवाइज ड्यू टू माइनस आर इससे तो अच्छा है, ठीक है। पैरा वाला H जो है, इस पैरा वाले में H क्या है, ये तो दूसरे से कर रहा है ना, इंट्रा नहीं कर रहा, दैट्स वाई सबसे अच्छा ये आता है। तो ये पॉम करके हमने याद भी किया था, पैरा, ऑर्थो और मेटा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेम लिख दिया, गलत लिखा है, स्टेटमेंट सेकंड इज बेटा रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, तो फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, पहला इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहा है ये, कंपाउंड एक्स ऑन रिएक्शन विद O3 फॉलोड बाय H2O, ये हम सिंपल ओजोनलिसिस करा रहे हैं, गिव फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा देखो इसने क्या किया है, मैंने दोनों टाइप क्वेश्चन हम क्लास में कराए हैं कि आप एल्कीन का ओजोनलिसिस कराओ, ये रिडक्टिव वाला है, वाटर लिया इसने, ठीक है। तो ओजोनलिसिस कराओ तो सिंपल क्या करो, आप पाई बॉन्ड को तोड़ो, O और O दे दो आप, ठीक है, सिंपल किसी भी आप एल्कीन का यार जब कराते हैं हम लोग, ठीक है, मैंने आपको सिंपल सा बताया हुआ है क्लास में कि आप अगर कराते हो ओजोनलिसिस तो अल्टीमेटली करना क्या है, पाई बॉन्ड को तोड़ो, डबल बॉन्ड को आई मीन, ठीक है, और O और O चिपका दो, ठीक है, हमें एल्डिहाइड कीटोन जो भी मिलना होगा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसे करते हैं रिडक्टिव वाला वही क्वेश्चन में गिवन है, बट इसने उल्टा क्वेश्चन पूछा है, तो मैंने उल्टा भी आपको कराया हुआ है कि जो एल्डिहाइड या कीटोन जो भी मिल रहे हैं कार्बोनिक कंपाउंड्स, उनको चिपका दो और O खींच लो, O खींच के क्या बना दो, पाई बॉन्ड, तो जो ओरिजिनल एल्कीन है वो मिल जाएगी, वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड दे रहा है और 2 मेथाइल प्रोपेनॉल दे रहा है। बेटा फॉर्मल्डिहाइड बोलो क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है ये CH2O, और 2 मेथाइल प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल इज लाइक दिस, 2 मेथाइल प्रोपेनॉल कैसा होगा, मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे O हटाना है इससे, ठीक है, ये है CHO हो जाएगा, प्रोपेनॉल तो होता है बेटा CH3 CH2 CHO, लेकिन 2 पे मिथाइल लगा है तो ये 1 2 3, हाँ ये है 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, इसका ये और ये दो लोग मिल रहे हैं आफ्टर ओजोनलिसिस। तो मैं करता क्या, उल्टा क्वेश्चन करना क्या, बहुत सिंपल सा है, जैसे हम लोग पाई बॉन्ड को तोड़ के O और O चिपका के अलग कर देते हैं, वैसे ही जो कार्बोनिक कंपाउंड है उनके O हटा के चिपका दो, इनको मिला दो, तो इन दोनों को O हटा दो और इनसे पाई बॉन्ड्स दोनों कार्बन को कनेक्ट कर दो, तो क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH3, ये होगा अगेन CH3, ठीक है। अब ये एल्कीन है, हमारी ओरिजिनल एल्कीन है, जिससे मुझे ये दो प्रोडक्ट मिले हैं आफ्टर ओजोनोलिसिस, ठीक है। अब इसका नाम इसने पूछा है, नाम कर लो यार, यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 3 मेथाइल ब्यूट 1 इन, कहाँ है 3 मेथाइल ब्यूट 1 इन, 3 इज द करेक्ट आंसर, कोई डाउट नहीं रखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैंने बोल दिया किसी भी एल्कीन में आपको कराना है ओजोनलिसिस तो आप पाई बॉन्ड को तोड़ो, O दो, निकल लो, और वैसे ही उल्टा कर लो, अगर मुझे कार्बोनिक कंपाउंड दिए गए हैं एल्डिहाइड कीटोन और बताना है किसका एल्कीन का ये प्रोडक्ट है, आप दोनों कार्बोनिक कंपाउंड को मिलाओ, O निकाल लो, पाई बॉन्ड चिपका दो, वो एल्कीन मिल जाएगी। इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। चलिए इसका आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सिंपल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है ये, 3O2 से 2O3 बनने दो भाई। फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc इज गिवन समथिंग इफ द concentration of O2 at equilibrium is 0.04 मोलर। O2 का बेटा दिया कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर और आपको O3 का पूछा हुआ है, ठीक है ना, मोलरिटी उसकी पूछी हुई है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन। फॉर दिस इक्वेशन वी हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर एक्सप्रेशन फॉर Kc, इट्स सिंपली O3 का कॉन्सेंट्रेशन किया स्क्वायर बाई O2 का कॉन्सेंट्रेशन का बोलो क्या, क्यूब, ठीक है। चलो Kc भी गिवन है यार, ये भी किया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ लिख लेते हैं। Kc बोलो कितना दिया है, 3 × 10 की पावर -59 इज इक्वल टू O3 का कॉन्सेंट्रेशन इसने नहीं दिया, पूछा है, चलो तो इसको x मान लेता हूँ यार, इसको x, O3 का कॉन्सेंट्रेशन को मैं x मान लेता हूँ, निकाल लूँगा, ठीक है, x² बोल दो बाई O2 का दिया है कॉन्सेंट्रेशन ने, कितना दिया है, कहाँ गए यार, O2 0.04,
0.04 मतलब बेटा 4 इंटू 10⁻⁻², इसका बोलो क्या हो जाएगा क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको सॉल्व कर लो यार। ठीक है, कैसे बोलो, x² विल बी, ये आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻59 इंटू ये 4 का 64 हो जाएगा, और ये 10⁻⁻6 हो जाएगा। इसको मैं करूँ तो 3 4 जा 2 12 19 192 इंटू 10 की पावर ये बटा आ जाएगा 65। अभी x² है, x निकालना है मेरे को। ठीक है, तो यार x² मैं कुछ ऐसे ही लिख लेता हूँ इसको 19.2, ठीक है, इंटू 10⁻⁻64। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, देखो यार मुझे जब मैं इसका रूट निकालूंगा, ठीक है, x विल बी अंडर रूट ऑफ 19.2। अब मुझे पता है इसका तो बाहर निकाल लेता हूँ ना, इसका तो मुझे पता कितना होगा 10⁻⁻, कितना 32। अब यार देखो मैच कर लो आंसर, -32 एक ही ऑप्शन में है, ये बहुत आसान है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। कैसे बताओ मुझे, -32 एक ही ऑप्शन में है, बाकी इसका ये डिजिट भी आप थोड़ा सा मैच कर लो। कैसे मैच कर लो, 4.32 38 आना भी चाहिए। कैसे, 19.2 है ना, तो 4 4 जा कितना 16 होता है, 16 से ज़्यादा है तो 4 से ज़्यादा आएगा सिंपल सा, तो 4.32 ये इसके आसपास ही वैल्यू आने वाली। करेक्ट आंसर इसका 3 है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, आएगा 4.32 इंटू 10⁻32। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, मीन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। सिंपल सा ये कैलकुलेशन था, बहुत आसान, इक्विलिब्रियम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने बोला है आइडियल गैस इक्वेशन को लगाना है यार। ठीक है, 10 लीटर फ्लास्क कंटेन्स 64 ग्राम ऑक्सीजन एट 27 सेल्सियस, assume O2 gas is behaving ideally। O2 को एज अ बोल दिया, आइडियली लगाना मतलब यू कैन यूज दिस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT, ये कहना है उसका। अब प्रेशर बोला बेटा, प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क कितना होगा बार में बताना है, और उसने R की वैल्यू बार में दी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेशर बेटा बताना है, प्रेशर बोलो क्या हो जाएगा, nRT/V हो जाएगा। n कितना मोल बेटा 64 ग्राम, मतलब O2 गैस की बात कर रहा है, O2 क्या होता है 32 में 2 मोल हो जाएगा, नहीं 64 में, तो 2 इंटू आर का वैल्यू है 0.0833। ठीक है, एंड टी इज 27 सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, केल्विन पे रखने का टेम्परेचर ऑलवेज कैपिटल T शुड बी राइट, एंड इज वॉल्यूम इज 10 लीटर। सॉल्व कर लो इसको, कुछ है नहीं इसमें। ये कितना हो गया, ये 0.8 मैं कर देता हूँ उसको, 10 से हटाओ इसको भैया, 10 से मल्टीप्लाई करो 0.83 इंटू ये हो जाएगा 3 2 6, तो ये 8 एक बचा 9 इधर 4 आ गया राइट, तो ये यार सिंपल सा 4.98 मिल रहा है क्या, 4.9 इसका सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर भाई 4.98। ठीक है, 4.98 बार आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। राइट, 88 इज डन। 89 देखिए यहाँ पे सिंपल 89 में क्या बोल रहा है यार, यहाँ पे जैसे कि बोला इसने मैचिंग कॉलम करना है, बहुत आसान है यार, ओड्स को डायरेक्टली मैच करना है। हेमेटाइट सबको पता है क्या होता है, Fe2O3, हेमेटाइट का है Fe2O3, ये हो गया थर्ड। ठीक है, मैग्नेटाइट इज Fe3O4, ये हो गया फर्स्ट से। कैलामाइन सबको पता है जिंक कार्बोनेट, और ये तो सामने ही लिखा भैया। ठीक है, चलो मैच करो, ए का है थर्ड, बी का है फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट। अच्छा, सी कैलामाइन इज सेकेंड, कैलामाइन सेकेंड, लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया बेटा, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 90, द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। चलो भैया करते हैं एक सिंपल सा ऑर्गेनिक का क्वेश्चन फिर से। साइनाइड लिया है, पहले हम करा रहे हैं LiAlH4 और हाइड्रोलिसिस। ये बेटा LiAlH4 लिखा हुआ है, एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, RCN को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो इसको देखो रिड्यूस करेगा, यहाँ पे मैं CN लगाया हुआ है, इसको कराते हैं LiAlH4 से रिएक्शन आफ्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है, फॉलोइंग द हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ पे बोलो क्या बनने वाला है, एमाइन बन जाएगा। ठीक है, ये CH2NH2 ये बना देगा। अब करा रहे हैं NaNO2HCl से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NaNO2HCl से रिएक्शन, यानी ये HNO2 से रिएक्शन है। क्या करता है, ये डाइजोनियम सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट कैसा देखना, क्या बनाएगा, ये CH2 और ये हो जाएगा यार N2+ और Cl-। ठीक है, अब ये एलिफैटिक है तो ये स्टेबल तो होता नहीं,
एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक रिंग बाद में लगी है तो ये एरोमेटिक नहीं हुआ कंपाउंड। एलिफेटिक है, स्टेबल होता नहीं तो अल्टीमेटली मुझे पता क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा ये कार्बोकेटायन, ये ठीक है, आर प्लस मिलता है। इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग किससे, वाटर से। तो यार सिंपल सा देखो यार, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। वाटर रिएक्ट करेगा इससे, हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक कैसे होगा, पहले O जाएगा, वो प्लस आ जाएगा, प्रोटॉन निकाल देगा, OH लग जाएगा। कैसे, मैं आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने कॉपी कर लिया होगा, इधर देख लो। इस पे जब अटैक करेगा वाटर तो पहले ये बनेगा CH2 प्लस, ये बनता है पहले, ठीक है। बाद में क्या प्रोटॉन निकल जाता है तो अल्टीमेटली मेरे को अल्कोहल मिलता है। फिर अल्कोहल कैसे, ये जो CH2 है यहाँ पे OH लग जाएगा। अब देखो ऑप्शन कौन सा भैया, CH2OH या थर्ड, फर्स्ट सेकेंड है ये, हाँ सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। बेंजीन बाजू में CH2OH, ये इसका आंसर है। चलिए 90 हो गया, 10 क्वेश्चन अभी हैं, 90 में डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, द करेक्ट IPC नेम, भैया बहुत आसान है, चलो काउंटिंग करते हैं। अल्कोहल इधर से पड़ेगा 1 2 3 4 पे, इधर से पड़ेगा 1 2 3, इधर से काउंटिंग करेंगे 1, ये काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, ये नाम है। चलो करते हैं, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में फॉलो करते हैं इनके प्रीफिक्सेस को। पहले ब्रोमो आएगा, फिर क्लोरो आएगा, फिर मिथाइल आएगा, फिर बस एल्केन आएगी। तो 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो, 4 पे लगाया मिथाइल, 4 मिथाइल, 6 की कार्बन तो हेक्सेन, ई हट जाएगा, 3 पे ऑल लग जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। 1 ब्रोमो 5 क्लोरो 4 मिथाइल और हेक्सेन ऑल 3, या हेक्सेन 3 ऑल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। हमें OH यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप है, उसको लोवेस्ट नंबर देना है, उधर उस साइड से काउंट करना है, जिसको डाउट है अगर किसी को। OH हमारा मेन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। इधर से मैं करूँगा तो देखो 1 2 3, ये कार्बन यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 मिलेगा, उधर से करो 1 2 3 4 मिलेगा, तो इधर से लंबा पड़ रहा है, इधर से पास पड़ेगा, इसलिए ऐसे काउंटिंग हो गई है। एक बार काउंटिंग डन नॉमेनक्लेचर में तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, क्या बोल रहा है, ये द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। इसका एक बहुत सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको क्लास में बताया हुआ है यार, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको देखना है कि सबसे मैक्स एनर्जी वाला कौन एब्जॉर्ब करेगा, तो मैक्स एनर्जी वाले कलर्स को वही एब्जॉर्ब करता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग जो लिगेंड्स होते हैं ना, वो लोग मैक्स एनर्जी वाले को एब्जॉर्ब करते हैं कलर को, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिगेंड्स की मुझे स्ट्रेंथ चेक करनी है, कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है उतना ज़्यादा वो मैक्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कलर को। अब देखिए पहला है ए में Ni वाटर तो वीक होता है, एथिलीन डाइमीन जो EN है वो 2 है, ठीक है, 2 हैं कि 1 है, हाँ 2 हैं, बिल्कुल 2 हैं, बिल्कुल 2 हैं। H2 का होल 2 हो गया प्लस 2 यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फिर है बी पार्ट है NiH2O का होल 4 EN, यहाँ पे 2 है। आई थिंक ऑप्शन में कुछ है यहाँ पे, ये डिफर कर रहा है शायद, ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये NiN का होल थ्राइस, यहाँ पे 3 EN लगे, सभी यार देखो स्ट्रॉन्ग है, सबसे मैक्स ये करेगा, C सबसे मैक्स होगा, C सबसे मैक्स होगा, ये C सबसे मैक्स है, C के बाद फिर नहीं रुको, दोनों में यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, ठीक है। पहले C मैक्स होगा, फिर B में चेक करें, B में 2 ठो है EN, ठीक है, बी में 2 EN आएंगे, ठीक है, तो बी में 2 EN हो गए यहाँ पे सिंपल, बट यहाँ पे वीक ज़्यादा है, यहाँ पे 4 वीक है, यहाँ पे 2 वीक हैं, बट इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूँगा, ठीक है, आई थिंक कुछ एरर यहाँ पे है, यहाँ पे EN में भी 1 है शायद, आप चेक कर लेना इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर मुझे दिख रहा है 3 से 2 से 1 की ओर जाएगा, तो CBA ये इसका करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप ये बस सिंपल फंडा इसका यार यही है कि जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतना ही ज़्यादा वो हाई एनर्जी वाले कलर को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। चलो बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। नेक्स्ट को इसका आंसर भी जाएगा CBA 93। क्या बोल रहा है ये, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रोडक्ट बनना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोलर विच बिकम्स 0.001 मोलर आफ्टर 5 मिनट, रेट कांस्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन भैया, रेट कांस्टेंट K कितना होता है बोलो, 2.303, बोलो क्या, लॉग यहाँ बाई क्या होता है T, लॉग A0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बाई AT।
बेटा पर मिनट पूछा है, पर मिनट दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2.303 हो गया बाई टी। टी कहाँ गया? टी हमारा 5 मिनट है, 5 मिनट लॉग जो वैल्यू है ए नॉट दिया है 0.1 मोलर पहले है, फिर 0.0 मोलर बाद में हो गया नहीं, तो 0.1 बाई 0.001, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, चलो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो 2.303 बाई 5 ये आ जाएगा, देखो 1000 आ जाएगा, 1000 मतलब 10 पावर 3, 10 पावर 3 मतलब सिंपल सा हो जाएगा 3 log 10, 3 log 10, log 10 मतलब होता है 1, ठीक है। तो आप इसको 1 कर देना, तो अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हटा रहा हूँ मैं इसको, के मिलने वाला है जो 2.303 बाई यहाँ 5 है इंटू 3 है, log 10 1 हो गया, ठीक है। अब ये कर लो आप, तो आप करोगे 3 3 ज़ा 9, 0 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6.9 बाई 5, तो ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ देख लो इसका आंसर। 1 पॉइंट कोई दिया है क्या? एक ही दिया 1.38, राइट। और कोई आंसर आएगा? हमने कैलकुलेशन बिल्कुल आई थिंक सही किया है। 3 3 ज़ा 9, 3 0 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 6, 6.9 आया, तो 5 करेंगे बेटा, हाँ 1 पॉइंट आएगा, 1.38 इज़ द करेक्ट आंसर। एक ही ऑप्शन है 1 पॉइंट में, बहुत सही है ना 1.38, ठीक है। ये सिंपल सा 1.38 में आंसर आएगा। इसका कैलकुलेशन करना, फंडा यही है यार, कैलकुलेशन आप आराम से इसको चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से तो दिख रहा है 6.9 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से तो 1.38 आएगा, ठीक है। चलो डन, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 94 क्या बोल रहा है? कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन FCC यूनिट सेल विद सेल एज लेंथ ऑफ 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा भैया, द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट, अच्छा ये अच्छा किया ना इसने, सेंटीमीटर यहाँ भी सेंटीमीटर यहाँ भी, तो आपको तो जब आपका यूनिट चेंज वाला लफड़ा नहीं हुआ। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, तो यार इसमें डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा, और कुछ नहीं। डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम Z, मोलर मास या एटॉमिक मास M इसका आ जाएगा, नीचे होता है एवोगाड्रो नंबर और होता है इस लेंथ का क्यूब। इस फॉर्मूले में सिंपल हमको मास जो निकालना है वो क्या हो जाएगा? D × Na × L³/Z, ये हो जाएगा। D दिया इसने, D कहाँ गया? 8.92 एंड एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 × 10⁻23 एंड L³ L इज गिवन गाइस 3.6, देखो कितना है 3.6 10⁻⁸, इसका क्यूब करना, ठीक है। 10⁻⁸ को हम कर देंगे क्यूब कितना? -24, ये हो जाएगा। डिवाइड करेंगे Z, यानी तो FCC में Z कितना होता है? 4, इफेक्टिव नंबर कितने होते हैं एटम के? 4। अब इसको बस कैलकुलेट करना है, पूरा मल्टीप्लाई करके फिर हमें इसे 4 से डिवाइड करना है। सिंपल, देखो यार ये मेहनत वाला काम है, सिंपल डायरेक्ट मेहनत करा रहा है आपसे, ठीक है। और एक थोड़ा सा स्मार्ट आदमी क्या करेगा, इसको ये ना करते हुए तुरंत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आंसर टिक करने वाला है, उसको अगर एटॉमिक, देखो भाई डाटा कुछ भी दे, ठीक है, ये दे कैलकुलेशन कराए, सॉलिड स्टेट का फीलिंग दे दे आपको, बट हमें पता है कॉपर का एटॉमिक मास थोड़ी बदल जाएगा, ठीक है ना, आसपास तो वही आएगा, ठीक है। आपको ऐसे पता है एग्जैक्टली जो मास होता है कॉपर का 63.5, जो हम लोग कैलकुलेशन भी करते हैं मोल एटॉमिक मोलर मास में या मोल कंसेप्ट में 63 या 63.5 ही लेते हैं, ठीक है। तो आप 63.5 के आसपास अगर आंसर देखो यहाँ पे, तो ये सब कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो 63 के आसपास सब सी पार्ट दिख रहा है वही आने वाला है, ठीक है, 63.1। तो अगर आपका ये मन नहीं है, गंदा सा लग रहा है कैलकुलेशन, आपको टाइम नहीं है, तो आप तुरंत उसको ऐसे क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा अगर सोचोगे तो यही ऐसे आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। 63.1 AU मतलब एटॉमिक मास यूनिट, MU जो होता है, इसको शॉर्ट में U बोलते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट, U लिखा हुआ है, बहुत आसान सा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको करना है बेटा, प्लीज़ ये कैलकुलेशन करना है, ठीक है, आप कर सकते हैं, आंसर अप्रॉक्सीमेट उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एटॉमिक स्ट्रक्चर का रेडियस पे बेस्ड है। इफ रेडियस ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ द हीलियम प्लस आयन इज 105.8 पिकोमीटर, ठीक है, हीलियम प्लस को दे दिया इसने। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+? लिथियम 2+ आयन का थर्ड ऑर्बिट का निकालना मुझे रेडियस, तो फिर डायरेक्टली निकाल लेता हूँ, मुझे फॉर्मूला पता है भाई, क्या दिक्कत है। वो हीलियम की बात क्यों करेंगे हम, हीलियम से कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ये होता है, मैं पिकोमीटर में बात करता हूँ 52.9
इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये पिकोमीटर में बेटा आता है, ठीक है। आपने एंगस्ट्रॉम में याद किया था 0.529, हमने पिकोमीटर में डायरेक्टली कन्वर्ट कर लिया। थर्ड का निकालना है तो 52.9 हो जाएगा, एन है थर्ड का स्क्वायर कितना आ जाएगा बोलो 9 आ जाएगा, ठीक है। ये 9 आ गया बाई जेड कितना है, लिथियम 2 प्लस का जेड कितना आएगा 3, ठीक है। तो ये 3 हो गया, 3 3 जा, तो ये 52.9 इंटू 3, इसको करो, ये 7 आ गया पॉइंट, हाँ ये हो गया भैया, कितना गया 2 आया 3 8 हो गया 15, ये 158.7 पिकोमीटर। कोई आंसर आपको दिख रहा है तो लिख सकते हो, 158 पॉइंट डायरेक्टली दिया बेटा, बहुत इजी कैलकुलेशन दिया है, 158.7 पिकोमीटर, ठीक है ना। ये सिंपल सा एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है, बहुत आसान से रेडियस का क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं 96, क्या बोल रहा है देखिए, Which one of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone in the presence of dilute NaOH followed by heating? ये बोला which one of the following is not formed when acetone बेटा रिएक्ट करा रहे हैं और 2-pentanone रिएक्ट करा रहे हैं, तो बोला कौन कौन से रिएक्टेंट यहाँ पे जो प्रोडक्ट सॉरी बन रहे हैं वो नहीं बनेगा, which one of the following is not formed ना, जो नहीं बनेगा वो बताना है हमें, ठीक है। तो यार देखो ये अल्टीमेटली जैसे एल्डोल होते हैं, जैसे देते हैं ना रिएक्शन एल्डिहाइड अगर हम जिसमें अल्फा एच होता है उसका अगर हम बेस के प्रेजेंस में कराते हैं रिएक्शन तो एल्डोल बनते हैं आफ्टर हीटिंग, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हमारे जो मिलते हैं एल्डिहाइड बनते हैं जिनको एल्डोल बोलते हैं, ठीक है। तो हीटिंग के पहले एल्डोल बोलते हैं। तो वैसे यार कीटोन करेंगे वो क्या कीटोल बनाते हैं, तो ये कीटोन की रिएक्शन आई थिंक दी रही है यहाँ पर, क्योंकि एसीटोन भी कीटोन है और 2-pentanone भी कीटोन है। तो बोल रहा है जब रिएक्ट कराएंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। देखो अगर हम लोग रिएक्ट कराएं, देखो एसीटोन को CH3 CO CH3 ये एसीटोन है, और 2-pentanone क्या होगा सिंपल देखो CH3 CO और यहाँ पे ये CH2 और ये CH3, ये 2-pentanone है। इनका रिएक्शन कराएं बेस पेंस में तो अल्फा एच का वही अटैक उस पर O पर अल्टीमेटली बाकी जो दूसरा रहता है हमारा C पे अटैक करता है, ठीक है। बाद में हीटिंग करने के बाद वाटर निकालते हैं, तो आफ्टर हीटिंग अल्टीमेटली हम करते हैं क्या, वाटर निकालते हैं, ठीक है ना। वाटर निकालते हैं, 1 से 2 अल्फा एच लेते हैं, 1 का O लेते हैं, वाटर निकाल देते हैं और वहाँ पाई बॉन्ड से अल्टीमेटली उसको चिपका देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ तो उसको मैं उल्टा करूँगा, जो प्रोडक्ट है उसको तोड़ दूंगा मैं पानी देकर, ठीक है। जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन किया ओजोनलिसिस का, अगर आपको एल्कीन में कराना है ओजोनलिसिस तो हम पाई बॉन्ड को तोड़ के ओ दे रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर उसको उल्टा करना है तो हम क्या ओ को हटा के पाई बॉन्ड चिपका दे रहे हैं। सेम यहाँ पर हम जब कराते हैं इसका रिएक्शन, तो रिएक्शन करने में क्या है, देखो यहाँ पे इसके 4 प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखो कैसे, एक बार इसका सेल्फ कराओगे, इसका सेल्फ कराओगे, ठीक है, फिर 2 वहाँ से मिल गए, इसका इसमें कराओगे, एक बार इसका इसमें कराओगे, 4 आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। तो आप चारों बना के फिर इसमें ऑप्शन चेक करो, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। तो मैं सिंपल ट्रिक यूज़ करूँगा जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में भी यूज़ की है, ठीक है। मैं कंसेप्ट क्या यूज़ कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं अल्टीमेटली यार एल्डोल या कीटोल में, कि जब हीटिंग करते हैं, हीटिंग के बाद जो मुझे मिल रहा है एल्कीन, तो करते क्या है कि हम अल्फा के 2 H और एक ऑक्सीजन जो बाजू वाले का होता है वो निकाल के पाई बॉन्ड चिपकाते हैं, ठीक है। तो मैं उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ पे पानी दे रहा हूँ, वाटर वहाँ निकालते हैं, यहाँ वाटर हम ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट पे, ये जो हमारे प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो मैं जहाँ पाई बॉन्ड है जो हमारा अल्फा बीटा वाला, उसको तोड़ के H2 और O दूंगा। जहाँ पे मेरा कार्बोनिक कंपाउंड में O है उसको O नहीं देना, उसको H2 देना है। जहाँ पे कार्बोनिक कंपाउंड में O नहीं होगा उसको O देने का, ठीक है। कैसे मैं समझाता हूँ, पहला ऑप्शन लेता हूँ, फर्स्ट ऑप्शन। पहला देखो ऑप्शन क्या है यार, और ऑब्वियसली बात ये तोड़ूंगा तो मुझे ये मेन हमारे जो रिएक्टेंट है ये मिलने चाहिए, तभी उसका वो प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे हमने अभी ओरिजिनल एल्कीन निकाली थी, वैसे मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ, ओरिजिनल कार्बोनिक कंपाउंड निकाल रहा हूँ बाय गिविंग वाटर इन द एल्कीन पार्ट। तो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट हमारा लिखा है CH3, मैं कार्बन बना रहा हूँ केवल, और ये CO है, ठीक है, ये C है, ये फिर C है, यहाँ पाई बॉन्ड, ये देन ये ठीक है, ये है। अब देखो ये पाई बॉन्ड जो है ना, ये एल्कीन, इसको मैं सिंपल वाटर दे रहा हूँ बेटा, पानी तोड़ रहे हैं, पानी दे रहे हैं H2 और O करके, H2 और O। अब बताओ O किधर देंगे, जिधर O नहीं होगा, जिधर O नहीं होगा उसको O देंगे, और जिधर O हो उसको H2 देने का। तो बोलो इसको हम क्या देंगे, इसको हमने दिया बेटा H2, इसको हमने दिया बोलो O। अब इसको तोड़ के देखो बना लो कंपाउंड, बोलो क्या बनेगा, ध्यान से ध्यान देना। ये C, एक C,
अगेन सी, ये डबल बॉन्ड ओ, फिर सी और ये फिर सी, ये बना, ठीक है। उसको करोगे तो सी 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 ओ सी सी, यानी सी 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 ओ सी सी, यही मिलेगा। इसके 2 मोल मिलेंगे, इसके 2 मोल मिल जाएंगे आपको अल्टीमेटली, इसके 2 मोल मिल जाएंगे, ठीक है। जब हम पहले वाले का कराएंगे उल्टा से रिएक्शन, मतलब मैं देखो इसका नाम क्या है 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनोन बोल सकते हैं इसको ना, 1 2 3 4 5, 3 पेंटेनोन को अगर हम रिएक्ट करा रहे हैं सेल्फ कीटोन बनाएंगे, आफ्टर दैट हीटिंग कराने के बाद ये मुझे प्रोडक्ट मिलेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि 2 पेंटेनोन और एसीटोन के रिएक्शन से कौन सा नहीं मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है ये तो मुझे मिल रहा है जो पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहाँ से मिल रहा है, 3 पेंटेनोन से। 3 पेंटेनोन तो है ही नहीं हमारा रिएक्टेंट जिससे मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो ये नहीं मिलेगा मुझे, मतलब ये मुझे इससे मिल रहा है तो मुझे इससे ये नहीं मिलेगा, 2 पेंटेनोन और किससे एसीटोन से, ये नहीं मिलेगा। सिंपल से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो इससे हमने किया ना, और ये आपका जो ऑप्शन एलिमिनेशन वाला फंडा है, इससे तुरंत आपका आंसर आ चुका है, पहला आंसर फर्स्ट। अदरवाइज आप क्या करोगे कि आप दोनों को मिला के सेल्फ क्रॉस करा के 4 प्रोडक्ट बनाओगे, फिर चारों में चेक करोगे भैया कौन से 3 मिल रहा है कौन सा 1 नहीं मिल रहा है, वो टाइम लेगा आपका। आसान बात क्या है, जो प्रोडक्ट दिए हैं, प्रोडक्ट में जो एल्कीन पार्ट है बेटा, ये डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी को देने का पानी, पानी कैसे देने का, इधर O है कार्बोनिक कंपाउंड का, उधर O नहीं H2, और इधर O नहीं है उसको O दो, बस तोड़ के निकाल लो किसका किसका ये प्रोडक्ट आया है। तो आपके अगर रिएक्टेंट ये आ रहे हैं तो मिलेगा, नहीं आ रहे तो नहीं मिलेगा। तो पहले वाले में ही नहीं आ रहा है, 3 पेंटेनोन तो नहीं दिया ना इसने, तो हमारा फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आसान ट्रिक से समय आपको बहुत बचाएगा, ठीक है। और कंपटीशन इज ऑल अबाउट सेविंग द टाइम, राइट, वही करना है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट आंसर। बाकी में भी आप कर लोगे, देखो मिल जाएगा मेरे को, बाकी सब में तीनों में आप करोगे ना तो आपका एसीटोन और 2 पेंटेनोन मिल जाएगा। आप करके मैं दिखा देता हूँ सबको, देखिए 1 बाय 1, आप परेशान नहीं हो कि सर ये क्या आप बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसको कर लेते हैं, यही देखो तोड़ता हूँ मैं, यही तोड़ते हैं, ठीक है, यही देखो तोड़ते हैं इसको, चलो यही तोड़ते हैं। देखो कैसे तोड़ेंगे, इसको मैं तोड़ रहा हूँ। अब बताओ इधर O है तो इधर O नहीं, इधर क्या मिलेगा बोलो, H2 मिलेगा, इधर क्या मिलेगा बोलो, इसको क्या मिलेगा, इस वाले कार्बन को, ये जो है इसे क्या मिलेगा, इसे मिलेगा O, ठीक है। अब देखो ये देखो क्या है, CH3 CH2 CH2 CO CH3, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया पेंटेनोन 2, ये क्या बना CH3 CO CH3, यहाँ पे CH3 है ना, CH लगा हुआ है, तो ये बन जाएगा क्या एसीटोन, है कि नहीं, बिल्कुल है, ठीक है। इसमें आ जाओ, ये पाई बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इसको तो इधर O है, इधर इसके क्या देने का H2 देने का, इधर क्या दो O दो, और बताओ देखो इसको तोड़ो, इसको आप तोड़ो क्या बनेगा, CH3 CO CH3 ये है, और इधर देखो क्या है CH3 CO CH2 CH2 CH3, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 2 पेंटेनोन है और ये एसीटोन है, इनसे मिल जाएगा ये प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों से, तो है ये भी सही है। इसमें आ जाओ तोड़ो, इधर देखो O, इधर इस साइड O नहीं है तो इधर क्या देने का O देने का, इस साइड है तो इधर H2 देने का। अब देखो क्या बना CH3 CO CH3, इधर क्या बना CH3 CO CH2, ये CH3 हो जाएगा ना, अच्छा हाँ CH3 CO CH3, ये सिंपल एसीटोन है और ये भी एसीटोन, तो एसीटोन का सेल्फ कंडेंसेशन से आया होगा ये, ठीक है ना। तो बस देखिए यहाँ पे सिंपल सा मुझे तीनों ऑप्शन मिल गया करेक्ट, ये सही है, तो हमारा टाइम बहुत बच गया, हमें 3 नहीं करना पड़ेगा, पहले ऑप्शन से ही हमारा एलिमिनेशन हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर है 96 का, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, आगे कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 97, चलो भैया 97 क्यों बोल रहा है कि फाइंड द EMF ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 298 केल्विन। निकल दिया है, सिल्वर दिया है, निकल से, ठीक है। अच्छा भैया नस्ट इक्वेशन को याद करेंगे, ठीक है। नस्ट इक्वेशन क्या बोलती है, अच्छा इसमें कोई लफड़ा है, इसका आंसर आ नहीं रहा है, ठीक है। हाँ हाँ देखो हम लोग कर लेते हैं, कर देंगे क्या है, E नॉट सेल विल बी, E सेल निकालना है, E सेल विल बी, बोलो क्या, E नॉट सेल, E नॉट सेल फॉर्मूला बोलो क्या होता है, -0.059, ठीक है, बाई n होते हैं यहाँ बेटा, यहाँ लॉग क्या होता है Q, Q मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट, ऊपर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो भी सॉल्यूशन है, नीचे रिएक्टेंट का, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाओगे आप, तो ये दिया है 10.5, ये 10.5 माइनस 0.059 बाई n, देखते हैं इसका कितना होगा बेटा। देखो n यहाँ पे n निकल का ऑक्सीजन नंबर कितना है 0 है, ये निकल यहाँ कितना है +2, 0 से +2 कितना आएगा बोलो 2 का चेंज आएगा, तो n यहाँ बोलो कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या ऑक्सीजन नंबर जो चेंज होता है वही होता है n, जो ON चेंज होता है, ऑक्सीजन नंबर चेंज 2 आएगा, तो यहाँ पे n = 2 पुट कर देना बेटा,
लॉग Q आएगा प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है Na2+, तो यहाँ पे 0.001 बाई 0.001, ठीक है 0.001 ही है, राइट एक ही है, और 0.001 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे क्या है बेटा स्टोइकियोमेट्री उसकी 2 है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे करोगे आप तो सॉल्व करना यार, ठीक है, इसका आंसर, इसको आप सॉल्व करना बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, जो भी है मैं बता रहा हूँ आपको आंसर इसका, इसमें मैच तो नहीं कर रहा कोई भी आंसर, ठीक है, इसमें कोई भी आंसर इसका मैच नहीं कर रहा, तो ये बिल्कुल ड्रॉप किया गया था क्वेश्चन को, ठीक है। 2022 में 97 जो क्वेश्चन था केमिस्ट्री का, यहाँ पे प्रिंटिंग एरर था NTA वालों का, उसने 10.5 रख के ये जो किया है, इससे आंसर कोई मैच नहीं कर रहा। आप बाकी मैंने फंडा बोल दिया है, आप इससे करोगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला, कोई दिक्कत नहीं, ना क्वेश्चन लगानी थी, कोई उसमें लफड़ा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 98 क्या बोल रहा है, ल्यूकस टेस्ट, अच्छा ऑर्गेनिक का बहुत सिंपल सा टेस्ट पूछा है। इन ल्यूकस टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस of their reactivity with constant HCl, ZnCl2 known as Lucas. Very good, very important और very easy and very correct लिखा हुआ है यहाँ पे, statement 1 is correct। ल्यूकस रीजन होता है HCl, ZnCl2, इससे हम टेस्टिंग करते हैं कि तुम प्राइमरी अल्कोहल हो, तुम सेकेंडरी अल्कोहल हो, तुम टर्शियरी अल्कोहल हो, ठीक है। और मैकेनिज्म इसकी होती है SN1, कैसे होती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। पहले ऐसा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बताता हूँ फिर आपको मैं। सेकंड क्या बोल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल्स आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस स्टेबिलिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद ल्यूकस रीजन। गलत, ये गलत, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल नहीं तुरंत रिएक्शन करेगा, क्योंकि मैकेनिज्म है SN1, तो प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा प्राइमरी कटायन, ठीक है, और वो तो कम स्टेबल होता है ना, तो टर्सरी अल्कोहल बनाएगा टर्सरी कटायन, क्योंकि SN1 होता है रिएक्शन, वहां पे बनता है इंटरमीडिएट कौन, कार्बोकटायन, तो कार्बोकटायन अरे बनेगा टर्सरी, तो मोस्ट स्टेबल होगा वो, उससे रिएक्शन फास्ट होगा। तो टर्सरी अल्कोहल बहुत फास्ट रिएक्शन देते हैं ल्यूकस रीजन के साथ, सबने अच्छे से पढ़ रखा है, मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो टर्सरी अल्कोहल का रिएक्शन कराओगे आप, तो टर्सरी कार्बोकटायन के थ्रू जाएगी रिएक्शन, जो कि बहुत स्टेबल है, इसलिए बहुत फास्ट होगा, और तुरंत इमीडिएट आपको टर्बिलिटी मिलती है RCl की, यानी अल्काइल हैलाइड की, क्लोराइड की यहाँ पे HCl लिया गया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, तो ये बेटा इसका फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब ये मैकेनिज्म थोड़ा मैं SN1 की क्लियर कर दूं, कोई भी अल्कोहल जो होता है बेटा कैसे ट्रीट करता है ल्यूकस रीजन से, पहले ऑब्वियस बात यहाँ पे H+ लेते हैं, तो जाएगा ये बनाएगा OH2+, ठीक है, और ये बनता है फिर कार्बोकटायन, यहाँ SN1 होता है, तो पहला स्टेप ये हुआ, बना कार्बोकटायन, लिविंग ग्रुप निकला। इस कार्बोकटायन में सिंपल सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है, आई मीन न्यूक्लियोफिलिक कैसे बोलो, क्या बनेगा ये RCl, एल्काइल हैलाइड, ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक अल्टीमेटली सब्स्टिट्यूशन हुआ, पहले OH लगा था, अब Cl लग गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या देखा कि ये बन रहा है SN1 मतलब क्या बना, इंटरमीडिएट कार्बोकटायन, जो कि 3 डिग्री सबसे स्टेबल होगा, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल बहुत फास्ट, 3 डिग्री अल्कोहल होगा ना, वो तुरंत आप डालोगे ल्यूकस रीजन, तुरंत आपको टर्बिलिटी देगा RCl की, ठीक है। 2 डिग्री वाले 5 से 10 मिनट लेते हैं, और 1 डिग्री वाले बहुत लेस, बहुत 30 मिनट प्लस लगाते हैं, 30 मिनट प्लस लगाते हैं, और ना के बराबर देते हैं। आज हमको पता है कि 1 डिग्री में SN1 नहीं होती प्रैक्टिकली, ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन होता है, नहीं देते, उल्टे इसने उल्टा लिख दिया, मोस्ट रिएक्टिव बोल दिया, वेरी लीस्ट रिएक्टिव उसको होना चाहिए, ठीक है। तो आपको बेटा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, तो फर्स्ट आंसर आपका हो गया ये 98 का। चलिए 2 क्वेश्चन और बाकी है, 99 कर लेते हैं। 99 क्या बोल रहा है, in the neutral or faintly alkaline medium KMnO4 oxidizes iodide into iodate, the change in oxidation state of manganese in this reaction, so easy guys, see MnO4 minus बेटा अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है मान लो आयोडाइड आयन को, ठीक है, आयोडाइड क्या होता है I माइनस, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, बोलो क्या बनाएगा, खुद रिड्यूस होगा, बेचारा खुद रिड्यूस होता है, बोलो किस फॉर्म में होता है Mn कहाँ गया भैया, Mn किस में बेटा होगा, बोलो O2 में होगा, ठीक है, और आयोडेट क्या बनाना भैया, इनटू आयोडेट, आयोडेट क्या होता है IO3 माइनस, इसमें चेंज कर रहा है ये, ठीक है। बताओ मुझे पूछा है इसमें Mn का चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, बेटा यहाँ बोलो कितना Mn आएगा +7, यहाँ बोलो कितना आएगा +4, तो +7 से +4, +7 to +4 थर्ड इज द करेक्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल सा, ठीक है ना। आपको बस ये पता है अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो रिड्यूस हो, खुद रिड्यूस होगा बेचारा, रिड्यूस होगा MnO2 में, तो Mn +4 यहाँ पे +7 से +4 नंबर हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज,
चलो ये हो गया लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। क्या बोल रहा है, द पॉल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स इनहेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अच्छा कौन कौन से बेटा ऑप्शन में बोल रहा है, इनकी प्रेजेंस से जो सल्फर के ऑक्साइड से पोल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। चलो करते हैं पर्टिकुलेट मैटर। पर्टिकुलेट मैटर आपको बता दूं मैं सिंपल, होता क्या है यार, ये पर्टिकुलेट मैटर रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। जो एयर में मान लो O2 होती है ना, उससे रिएक्ट करके सिंपल यार SO3 बनता है, ठीक है। और इस SO3 फॉर्मेशन से ऑब्वियसली पॉल्यूशन क्या होगा, इनहेंस होगा। तो पर्टिकुलेट मैटर क्या करते हैं ना, ये इस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं इस पॉल्यूशन में, वो हैं उत्तरदायी उस चीज़ के लिए। तो पहला करेगा ओजोन। ओजोन दो क्या करेगा ना, ओजोन टूट जाता है नेसेंट ऑक्सीजन जब देता है, ठीक है ये। और ये बेटा नेसेंट ऑक्सीजन से ही SO2 रिएक्ट करेगा, बोलो क्या बनाएगा, SO3। तो ये भी इनहेंस कर रहा है, SO3 फॉर्मेशन होगा, तो ये भी करेगा। हाइड्रोकार्बन ये बेचारे नहीं करते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या ही करेगा, इसके पास नेसेंट ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं करेगा। बट H2O2 देखिए बड़ा अच्छी बात है, H2O2 क्या करेगा बेटा, टूट जाएगा। किसमें टूटता है बोलो, पानी और नेसेंट ऑक्सीजन में। ये नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा SO2 के साथ क्या, SO3, ठीक है। और बेटा ये SO3 ही पानी के साथ मिलता है और वो लोग क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यही होती है क्या, एसिड रेन। एसिड रेन ऐसे होती है, ठीक है ना। तो H2O2 भी उत्तरदायी है उस पोल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे A, B और D उत्तरदायी है, C नहीं है। तो A B D कहाँ है, A B D फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ इज बेटा इसका करेक्ट आंसर है। और ऐसे ये कंप्लीट हुआ हमारा। आपने पेपर देखा बहुत बैलेंस था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बहुत हैवी कैलकुलेशन नहीं था। एक बस वो प्रिंटिंग एरर चलते आंसर इसका नहीं है पाया 97 का, बाकी सब क्वेश्चन आसान थे। जो NCERT है उसी पे ही बेस मोस्टली क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बड़ा अच्छा पेपर रहा ये। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट सेशन के नीट या JEE क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, थैंक यू।